हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? एंड यस, वेलकम टू दिस सेकेंड चैप्टर ऑफ जीएसटी, दैट इज सप्लाई। फर्स्ट चैप्टर आई होप कि आप लोगों का अच्छे से हो चुका होगा एंड आप लोगों ने उसका रिवीजन भी किया होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर, जिसका मैं फटाफट क्या करूँगी, ओवरव्यू दे दूंगी पूरा चैप्टर का, एंड साथ साथ में उसके बाद अपन कर लेंगे इसके सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आपके सामने बुक होनी चाहिए, जीएसटी की पेन मार्कर कैलकुलेटर सब साथ में लेकर बैठना। ठीक है, ओके। सप्लाई इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सप्लाई है क्या? जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट, मतलब जब सप्लाई होगा, ठीक है, चाहे गुड्स का चाहे सर्विसेज का, तो उसमें हम क्या चेक करेंगे? जीएसटी के इम्प्लीकेशंस चेक करेंगे। समझ आई बात? तो टैक्सेबल इवेंट क्या है सर? सप्लाई। ठीक है, अभी सप्लाई क्या है, सप्लाई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी? तो सप्लाई में कुछ चीज़ें इंक्लूड होगी और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है? एक्सक्लूड कर रखी है। तो पहले अपन पूरा इंक्लूड वाला पार्ट कर लेते हैं, फिर अपन एक्सक्लूड वाले पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो इंक्लूड में क्या क्या आएगा सर? सेक्शन 7 है सप्लाई का। ओके, सेक्शन 7 में 7(1)(a), 1(a), 1(b) और 1(c). ठीक है, चलो 7(1)(a) में बताता है कि सप्लाई किसका? गुड्स और सर्विसेज का, कंसिडरेशन के लिए। और अगर आपने वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस किया तो ही हम क्या मानेंगे? उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, और उसमें जीएसटी के इम्प्लीकेशंस आएंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कंसिडरेशन होना चाहिए, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, कुछ लेन देन में, कुछ एक क्या बोलना चाहिए, समथिंग इन एक्सचेंज, समथिंग फॉर दैट गुड्स और सर्विसेज। तो कंसिडरेशन होना चाहिए एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अभी सप्लाई में आप ऐसा मत समझना कि गुड्स सेल किया वो सप्लाई है। सिर्फ सेल इंक्लूड नहीं होता सप्लाई में, बहुत ही ब्रॉड टर्म है सप्लाई, जिसमें हर फॉर्म ऑफ सप्लाई इंक्लूड होता है, जैसे कि सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल विच इज मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय अ पर्सन। समझ आई बात? तो हमको पता है कि कंसिडरेशन क्या होता है, हमको पता है बिजनेस क्या होता है, हमने जो डेफिनेशंस पढ़ के आए हैं वो सब में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज कंसिडरेशन के लिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसमें सारे फॉर्म्स इंक्लूड होते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, एवरीथिंग, एंड इट शुड बी मेड और अग्रीड टू बी मेड बाय द पर्सन। ये था 7(1)(a) नॉर्मल। 7(1)(a) क्या होता है सर? 7(1)(a) में ये लिखा गया है, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन किसके बीच? पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। पर्सन में हर कोई इंक्लूड होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी हो। तो पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा कोई भी पर्सन हो, उस पर्सन के बीच और उसके मेंबर्स के बीच कोई भी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्लब है, क्लब और उसके मेंबर्स, इन दोनों के बीच जो भी एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, ये हम क्या मानेंगे सर? सप्लाई मानेंगे। समझ आई बात? अच्छा, कंसिडरेशन मैंने बोला था होना चाहिए, तो इट शुड बी फॉर कैश, फॉर डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट मतलब तुरंत पैसा नहीं दोगे तो चलेगा, बाद में पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर डेफर्ड पेमेंट और कोई भी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो ध्यान रखना, आपको अगर क्वेश्चन में आएगा कि इट इज़ फॉर डेफर्ड पेमेंट, तो क्या सप्लाई मानेंगे क्या? बिल्कुल मानेंगे, चाहे वो कैश हो, चाहे वो डेफर्ड पेमेंट हो, चाहे वो कोई भी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो, दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? सप्लाई। डन। 7(1)(a) भी डन। 7(1)(b) क्या बोलता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। आपने सर्विस इंपोर्ट किया, ठीक है, कंसिडरेशन भी दिया, फिर वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)(b) में ये बोलता है सर, आपने कुछ सर्विसेज इंपोर्ट की, मैं गुड्स की बात नहीं कर रही हूँ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आप कस्टम्स में पढ़ोगे, सीए फाइनल में, और अगर सीए में इंटर में हो तो फिर उसमें आप पढ़ोगे कस्टम्स। ठीक है, तो इसमें सिर्फ किसकी बात हो रही है? सर्विसेज की बात हो रही है। अगर सर्विसेज इंपोर्ट होती है कंसिडरेशन के लिए, फिर चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो या पर्सनल पर्पस के लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हम क्या मानेंगे? इसको सप्लाई मानेंगे। कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, पैसा। ठीक है, अच्छा, ये था 7(1)(b). अब आ जाओ 7(1)(c) में। 7(1)(c) में ये बोलता है कि सप्लाई तब भी मानेंगे जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व है ही नहीं।
तो तब भी अपन सप्लाई मानेंगे। तो ये इसके एक्सेप्शनल केसेस है। मतलब देखो वैसे जनरली कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा तो ही सप्लाई माना जाएगा, बट इन 4 केसेस में बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई माना जाता है और वो वैलिड ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो ये कहाँ लिखा गया 4 चीज़ें? शेड्यूल नंबर 1 में 4 पैरा दिए हुए हैं, ठीक है। पैरा 1 क्या बोलता है सर? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। आप परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर रहे हो या परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो, क्या चीज़? बिजनेस एसेट, जो आपके बिजनेस के लिए जो एसेट्स थे जो आप यूज करते हो, अब आप उसको निकाल रहे हो। तो जब आपने खरीदा होगा तब उसमें क्या अवेल किया होगा? आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके का ट्रांसफर जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है बट स्टिल उसको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, जहाँ पे आपने आईटीसी अवेल कर लिया है उस बिजनेस एसेट्स पे, तो वो भी सप्लाई माना जाएगा। पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 2 क्या बोलता है सर? एक सेकेंड। पैरा नंबर 2 बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन हुम, बिटवीन रिलेटेड पर्सन। आपको पता है मैंने जो आपको डेफिनेशंस बताए हैं इसीलिए बताया, हर चैप्टर में आएगा रिलेटेड पर्सन। अब आपको पता है रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं, कौन होता है? तो कोप्स फंसे मैंने बताया था ना, कोप्स फंसे बताया था, उसका न्यूमोनिक, ठीक है। सो रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर कोई ऐसे गुड्स और सर्विस का सप्लाई होता है, या तो फिर डिस्टिंक्ट पर्सन, सेम रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सेम पैन, ठीक है, ओनली इफ मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर रिलेटेड पर्सन या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कुछ गुड्स और सर्विस का सप्लाई हो रहा है और वो बिजनेस पर्पस के लिए है, तो भले ही कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो या ना हो, हम उसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। आई बात समझ में? गुड। अब इसी के रिगार्डिंग ना 3 कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। कौन से क्लैरिफिकेशंस है? देखो, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ गिफ्ट देता है तो उसमें गिफ्ट की वैल्यू अप टू 50,000 है, तो वो टैक्सेबल होगा क्या? नहीं होगा, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। कब? जब गिफ्ट की वैल्यू अप टू 50,000 है। बट जहां गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से एक्सीड करती है तो उस पूरे अमाउंट पे क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा, व्हेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर मान लो गिफ्ट की वैल्यू 50,500 रुपए है, देन इन दैट केस होल अमाउंट विल बी व्हाट? टैक्सेबल। ओके, अब आते हैं सर अपन परक्विजाइट्स बाय एम्प्लॉयर टू दी एम्प्लॉय। परक्विजाइट्स जो कुछ बोनस बेनिफिट्स वगैरह दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को, क्या वो भी जीएसटी में टैक्सेबल है? क्या उसमें भी जीएसटी लगेगा क्या? तो नहीं लगेगा। इन द कोर्स ऑफ, अगर एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में और कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट, जब आपको ऑफर लेटर आया था, जब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से अग्रीमेंट सारा चीज़ों का किया था, उस अग्रीमेंट में लिखा था कि आपको इतना बोनस मिलेगा, आपको इतने इंसेंटिव्स मिलेंगे, इतना लीव कंपेंसेशन मिलेगा, तो ये सब एज पर द कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट है। इस केस में आपको परक्विजाइट्स में जीएसटी नहीं लगेगा, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, ठीक है। तीसरा क्लैरिफिकेशन क्या बोलता है सर? मोल्ड्स और डाइस विच इज ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने क्या किया ना, फ्री ऑफ कॉस्ट किसको ये मोल्ड्स और डाइस दे दिए? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को। मतलब मान लो ये कार बनाता है, ठीक है, और ये था एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिसके पास मोल्ड्स और डाइस थे, जो इसने किसको दे दिए? कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप लोग बताओ, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो जब कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं है तब क्या उसमें उसको सप्लाई मानेंगे क्या? सिर्फ 4 केसेस में। आपको पता है वो 4 केसेस कौन से हैं? ये वाले, ये 4 केसेस होंगे तो ही फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़ों को अपन सप्लाई कंसिडर करेंगे। तो क्या ये परमानेंट ट्रांसफर है क्या? ये वाला चीज़ नहीं। क्या ये रिलेटेड पर्सन है क्या? दोनों जन, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर और अपना ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर? नहीं। इसका जो क्लैरिफिकेशन है, रिलेटेड पर्सन होंगे तो सप्लाई माना जाएगा, बट क्योंकि ये रिलेटेड पर्सन ही नहीं है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको क्या सप्लाई मानेंगे क्या? बोलो, नहीं मानेंगे ना। वेरी गुड। तो ये हो गया अपना पैरा नंबर 2। पैरा नंबर 3 क्या बात करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है, इसके अपन एग्जाम्पल्स कुछ करेंगे। गुड्स ट्रांसफर्ड बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट, और मैं सिर्फ गुड्स की बात कर रही हूँ, सर्विसेज की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। गुड्स प्रिंसिपल और एजेंट के बीच जब ट्रांसफर होते हैं तो उस ट्रांजैक्शन में क्या उसको सप्लाई मानेंगे क्या? कैसा होता है? प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेजा
और देन एजेंट कस्टमर को। तो एजेंट ने तो कस्टमर को जो प्रोडक्ट गुड्स बेचे हैं, कस्टमर उसका पैसा दे देगा, इसको तो अपन सप्लाई मान ही रहे हैं। बट जो फ्री ऑफ कॉस्ट, सॉरी, प्रिंसिपल ने सप्लाई किया है गुड्स का एजेंट को, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, भेजा है, ताकि एजेंट आगे सप्लाई कर सके। तो ये इस बीच के ट्रांजैक्शन को हम क्या मानेंगे, इस ट्रांजैक्शन को हम क्या नाम देंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला कि अपन इसको सप्लाई ही मानेंगे, भले ही ये बिना कंसिडरेशन का है। ठीक है, ओके। इसका एक क्लैरिफिकेशन है जो अगले पेज में है, देखो ये क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्रिंसिपल एंड एजेंट। अभी आपको पता है कि उनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है उसको अपन क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। बट इसका डिसाइडिंग फैक्टर है एक, जो कि इनवॉइस है। अगर एजेंट खुद के नाम पर इनवॉइस करवाता है, खुद के नाम पर इनवॉइस बनाता है, तो वो पैरा नंबर 3 में फॉल करेगा और उसमें सप्लाई, उसको सप्लाई माना जाएगा। फॉल अंडर पैरा 3, फॉल अंडर पैरा 3 मतलब उसको एजेंट माना जाएगा, राइट। एंड अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पर है, किसके नाम पर है, प्रिंसिपल के नाम पर है, तो हम इसको क्या मानेंगे, नॉर्मल ट्रांजैक्शन मानेंगे। हम इसको यही मानेंगे कि प्रिंसिपल ने डायरेक्टली किसको सेल कर दिया, कस्टमर को सेल कर दिया, क्योंकि इनवॉइस किसके नाम पर है, प्रिंसिपल के नाम पर। तो ध्यान रखना, इनवॉइस एजेंट के नाम पर होगा तो पैरा नंबर 3 में फॉल करेगा, इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पर होगा तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन माना जाएगा उसको। समझ आ गई बात? अब अपन बात करते हैं डेल क्रेडर एजेंट के बारे में। आपने सुना है डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है? ऑब्वियसली ये फास्ट ट्रैक और एकदम एक्सप्रेस बैच है, तो आपने सुना ही होगा, सुना कर आए होंगे, ठीक है, यहाँ पर रिवाइज करने के लिए। ओके, सो डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है, इशू क्या था? देखो, डेल क्रेडर एजेंट मतलब ये होता है, पहले मैं बता देती हूँ एकदम शॉर्ट में, कि ऐसा एजेंट जो बोलता है किसको, सप्लायर को, कि अगर आपके गुड्स नहीं बिके ना तो मैं क्या करूँगा, या तो फिर गुड्स खरीद लूँगा, या तो फिर अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करता, सप्लायर ने क्या किया, कस्टमर को गुड्स बेचा, बट पेमेंट कस्टमर ने नहीं किया। अब ये पेमेंट जो नहीं कर रहा है ना, इसकी गारंटी कौन ले रहा है, और या फिर कौन बोल रहा है, डेल क्रेडर एजेंट बोल रहा है कि मैं पेमेंट करूँगा। ठीक है, ये डेल क्रेडर एजेंट का काम होता है। ठीक है, अभी इशू क्या है, वेदर इंटरेस्ट टैक्सेबल अंडर जीएसटी और नॉट। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो, प्रिंसिपल, फिर आपका एजेंट, फिर आपका कस्टमर मान लो। ठीक है, अभी प्रिंसिपल ने कस्टमर को जो गुड्स सेल किए हैं उसका कस्टमर ने पेमेंट जो है ना वो नहीं किया। ओके, अब ये जो डेल क्रेडर एजेंट है, इसने प्रिंसिपल को बोला कि मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ जितना पेमेंट आपको नहीं हुआ है। अभी क्या ये अपने ही जेब से दे रहा है? हाँ, अभी तो ये अपने ही जेब से दे रहा है, बट इसको दान थोड़ी कर रहा है ये जो कस्टमर है। उसके बाद जो डेल क्रेडर एजेंट है वो कस्टमर के पास जाएगा, बोलेगा भाई मैंने तेरे जो पेमेंट था जो तूने नहीं किया था वो मैंने प्रिंसिपल को दे दिया है, अब मैं तुझे ये पेमेंट जो है, ये जो पैसा वो एज अ लोन दे रहा हूँ और मुझे तू इसको इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। इतना समझ आया? मुझे तो इसको इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। तो इशू ये था जीएसटी में कि क्या ये इंटरेस्ट में जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। देख रहे हो पूरा कंसेप्ट, इंटरेस्ट में जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका भी डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? इनवॉइस। इसका भी डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? आपका इनवॉइस है। बताती हूँ, देखो, इट डिपेंड्स ऑन इनवॉइस। अगर इनवॉइस डेल क्रेडर एजेंट के नाम पर है और वो पैरा नंबर 3 में फॉल करता है, अगर डेल क्रेडर एजेंट के नाम पर है तो किस में फॉल करेगा? पैरा नंबर 3 में फॉल करेगा। हम इसको क्या समझेंगे? सबसे पहले तो इनवॉइस एजेंट के नाम पर है, मतलब गुड्स किसने किसको बेचा? एजेंट ने ही रिसिपिएंट को बेचा, यही माना जाएगा क्योंकि एजेंट के नाम पर ही इनवॉइस है। और एजेंट ने ही तो लोन की सर्विस दी है ना रिसिपिएंट को। समझ आ रही है बात? एजेंट ने गुड्स भेजा अपने नाम पर और एजेंट ने लोन सर्विस दिया रिसिपिएंट को अपने नाम पर। मतलब एक सप्लायर ने एक गुड्स और एक सर्विस दिया, ठीक है, दो चीज़ें दिया साथ में रिसिपिएंट को, तो हम इसको एज अ कंपोजिट सप्लाई ट्रीट करेंगे। और आपको अगर कंपोजिट सप्लाई का कंसेप्ट पता होगा तो उसमें ऐसा है कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है वही माना जाएगा कि पूरा जिसमें जीएसटी का रेट लगेगा। ऐसा ही होता है। तो देखो, सप्लायर सेम है तो इंटरेस्ट की वैल्यू इसीलिए हमको क्या करनी पड़ेगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करनी पड़ेगी एज पर सेक्शन 15 और टैक्सेबल हो जाएगा अंडर
जीएसटी। समझ आई आपको बात? अगर इनवॉइस जो है प्रिंसिपल के नाम पर होगा तो क्या वो पैरा 3 में फॉल करेगा? क्या नहीं करेगा। तब हम क्या करेंगे, क्या मानेंगे कि प्रिंसिपल ने ही रेसिपिएंट को गुड्स दिए हैं और जो एजेंट है ना, एजेंट ने लोन की सर्विस दी है रेसिपिएंट को, राइट? तो यहाँ पे सप्लायर तो अलग अलग हो गए ना, गुड्स दिया प्रिंसिपल ने, लोन की सर्विस दिया किसने? एजेंट ने। तो यहाँ पे क्योंकि सप्लायर अलग अलग है तो यहाँ पर क्या इंटरेस्ट आपका वैल्यू पे इंक्लूड होगा? नहीं होगा। देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी। ठीक है, गुड। अभी पैरा 3 अपना हो गया। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पैरा नंबर 4। चलो इसको करने के बाद अपन कुछ इसके एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, ताकि एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाए ये पूरा कंसेप्ट। ओके, पैरा नंबर 4 क्या बोलता है सर? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। मैम ये तो हमने पढ़ रखा है ना। अरे इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो है ना 7(1)(b) में, इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, बट हम स्केड्यूल 1 की चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है ना। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और सर्विस किससे इंपोर्ट करवा रहे हो आप? रिलेटेड पर्सन से या फिर खुद की इस्टेब्लिशमेंट से, ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है ना तो ध्यान रखना सब बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल पर्पस के लिए होगा, बिना कंसिडरेशन का होगा तो उसमें फिर आपको वो सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन या फिर खुद का कोई एस्टैब्लिशमेंट है और बिजनेस पर्पस के लिए आपने सर्विस इंपोर्ट किया है तो क्या बनेगा? वो सप्लाई बनेगा। समझा? ठीक है, समझ गए। चलो स्केड्यूल 1 अपना डन। स्केड्यूल 2 में आते हैं। देखो बच्चों, हमको पता चल गया कि सप्लाई क्या होता है और कब अपन मानेंगे कि सप्लाई होता है, पता चल गया। बट अब कैसे पता चलेगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? एक बार उसके ऊपर रीड कर लेते हैं। देखो स्केड्यूल 2 में लिखा, ये चीज़ किस में दी है? स्केड्यूल 2 में दी है। अगर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो तो वो गुड्स माना जाएगा। अगर आप राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो, राइट टू यूज, ठीक है, बिना ट्रांसफर किए, क्या बिना ट्रांसफर किए? टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो और सिर्फ राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, ये ट्रांसफर ऑफ सर्विस कहलाएगा, ठीक है। और तीसरा जो है वो आपका फॉर एग्जांपल हायर परचेस सुना होगा आपने, जिसमें इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया जाता है ना। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हो तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी? लास्ट इंस्टॉलमेंट में। देखो प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी गुड्स शैल पास एट अ फ्यूचर डेट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन एज अग्रीड, तो उसको अपन क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे, क्योंकि गुड्स तो ट्रांसफर होगा ही ना। ट्रांसफर जो है टाइटल का ट्रांसफर वो तो होगा ही गुड्स का, राइट। बट कब होगा? लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे होगा तब होगा, तो अपन उसको क्या मानेंगे? गुड्स ही मानेंगे, दैट्स इट। देखो लैंड एंड बिल्डिंग, आपने तो कहा था मैम कि लैंड एंड बिल्डिंग तो जीएसटी के बाहर है, बट लैंड एंड बिल्डिंग में उसकी कुछ सर्विसेज भी तो हो सकती है ना, जैसे लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। ये सारी सर्विसेज क्या है? मतलब ये सारे सप्लाई को अपन क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। समझ आई बात? तो एनी लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, दिस विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? सर्विसेज, ठीक है। अभी आ जाओ आप थर्ड में, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने ना वो बढ़िया से वाइट कलर की बहुत सारी टी शर्ट्स ली और कोई फेस्टिवल है जैसे मान लो होली, तो आपको आपके सारे कजिन्स को उसमें सेम कुछ ऐसे प्रिंट करवाने हैं होली का, ये सारी चीज़ें। तो आपने वो वाइट जो टी शर्ट है ना वो होली के लिए पहननी थी और वो दे दी आपने किसको? किसी टेलर को या फिर किसी डिज़ाइनर को, कि जिसमें आपको क्या करके दे, वो सारे वो क्या बोला जी, कार्टून से वो सब लगा कर दे, ठीक है। तो आपकी गुड्स है ना वो, और सामने वाले ने क्या दिया, चाहे वो टेलर हो चाहे डिजाइनर हो, उसने क्या दिया? पूरी कार्टून लगा के वो आपकी सर्विस दिया। वो आपको टी शर्ट नहीं बेच रहा है, वो आपको सर्विस बेच रहा है। तो ध्यान रखना, गुड्स अगर आपके हैं और कोई और पर्सन उसमें प्रोसेस अप्लाई करता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स का ट्रांसफर मतलब goods forming part of business assets are transferred or disposed of by or under the directions of persons carrying on the business so as no longer to form part of the business assets। ये भी सेम है,
मतलब जो अपन ने ऊपर ट्रांसफर ऑफ टाइटल पढ़ा था गुड्स का, वैसे ही बिजनेस एसेट्स अगर आपके हैं और जो पर्सन बिजनेस कैरी कर रहा है उसके कहने पर ये बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया गया बाहर, मतलब क्या बोलना चाहिए, डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, तो अपन उसको क्या मानेंगे, ट्रांसफर ऑफ गुड्स ही मानेंगे। ठीक है। टेम्पररी ट्रांसफर फॉर यूज, आपने जो गुड्स है आपके बिजनेस एसेट्स है उसको किसी को दिया है बट सिर्फ यूज करने के लिए, आप वापस उसको ले लोगे, तो आपने क्या ट्रांसफर किया, गुड्स ट्रांसफर किया क्या, नहीं, आपने राइट्स ट्रांसफर किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ सर्विस हो जाएगा। फिर डीम्ड ट्रांसफर व्हेन पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। डीम्ड ट्रांसफर मतलब जब एक पर्सन टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता, अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, आगे से वो टैक्स पे नहीं करेगा, तब हम उसको क्या मानेंगे, जो वो ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफर ऑफ गुड्स ही मानेंगे, डीम्ड ट्रांसफर मानेंगे। ठीक है। अगर वो आगे टैक्स पे ही नहीं कर पाएगा तो आज ही उससे सारा टैक्स ले लो, क्योंकि आगे से तो वो सीज हो जाएगा ना टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, राइट। बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, अगर आपका जो बिजनेस है वो ट्रांसफर होता है एज अ गोइंग कंसर्न, चलते जाएगा, कोई ना कोई तो टैक्स पे करेगा ही करेगा आगे, ठीक है, और वो बिजनेस तो चल ही रहा है, तो ठीक है, वो केस में अपन इसको नहीं मानेंगे, इसके एक्सेप्शन में। फिर बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, आगे बिजनेस बंद नहीं हुआ है, ठीक है, आगे जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है उस पर्सन का, वो कैरी करेगा बिजनेस। समझ आ गई बात मैम, समझ आ गई बात। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मार्क कर लेना, आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो इसमें सेल या फिर परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं लिखा है, क्या लिखा है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको क्या मानते हैं अपन, सर्विसेज मानते हैं, क्योंकि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंट पे दे रहा है तो वो सर्विस हुआ। ठीक है। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, मतलब कोई बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसको आपका कंस्ट्रक्शन, मतलब आपने उसमें पूरा कंस्ट्रक्शन का अपना काम किया, ठीक है, अब आपने उसके पैसे दिए, तो इस कंस्ट्रक्शन की सर्विस को क्या अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे क्या, तो देखो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर कंसिडरेशन शुड बी रिसीव्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या होता है, जब आपने कंस्ट्रक्शन करवाया उस टाइम आपने मान लो कुछ पैसे दे रखे थे, ठीक है, और बाद में आपने पेंडिंग पैसे दिए जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो क्या होगा, कंसिडरेशन अगर पहले रिसीव होता है, 1 रुपये भी पहले रिसीव होता है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है। लेकिन कंसिडरेशन अगर बाद में रिसीव होता है, मतलब जैसे देखो मैं बताती हूँ, देखो आपको बनानी थी मान लो 5 फ्लोर की बिल्डिंग, या फिर जो बिल्डिंग है उसको कंस्ट्रक्शन करवाना था, वो आपने करवा लिया, अभी आपको जो इंजीनियर है उसने क्या दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, बट आपने उसके सर्टिफिकेट देने से पहले 1 मंथ पहले ही आपने क्या कर लिया था, उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई कर लिया था, फर्स्ट ऑक्यूपेशन। ठीक है। तो दिस डेट और दिस डेट विच एवर इज अर्लियर, इसके पहले अगर आपने मान लो टोटल था 5 लाख, आपने दिया 2 लाख पहले और 3 लाख बाद में, है ना, तो कंसिडरेशन पहले रिसीव हो चुका है और 3 लाख बाद में रिसीव हुआ, तो अपन क्या मानेंगे, पूरे 5 लाख को सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक। लेकिन पूरा पैसा आपने अगर 5 लाख का बाद में दिया है, ठीक है, पूरा 5 लाख का पैसा बाद में दिया है, तो अपन इसको कंस्ट्रक्शन की सर्विस नहीं मानेंगे, तो अब अपन इसको मानेंगे सेल ऑफ बिल्डिंग में आ जाएगा ये। और आपको भी पता है कि सेल ऑफ बिल्डिंग तो जीएसटी से बाहर होता है, इसमें तो जीएसटी लगेगा नहीं। समझ आई बात, तो ध्यान रखना, कंसिडरेशन शुड बी रिसीव्ड बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। पूरा कंसिडरेशन बाद में अगर मिला तो सेल ऑफ बिल्डिंग मान के जीएसटी नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा भी पहले मिलेगा ना पैसा, 1 रुपये भी पहले मिलेगा, तो अपन उसको सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। होप सो डिटेल में समझा दिया, अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। चलो फिर आता है, जब भी देखो आप अगर किसी को कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, कॉपीराइट ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रेडमार्क ट्रांसफर कर रहे हो, या फिर यूज करने के लिए परमिशन दे रहे हो, ठीक है, आप आईटी सॉफ्टवेयर डेवलप करके प्रोग्राम करके कस्टमाइज करके दे रहे हो, फिर ये वाला चीज अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, कुछ करना, कुछ ना करना, कुछ सहना, ये भी एक सर्विस ही है।
गुड्स नहीं है, ठीक है। फिर राइट्स ट्रांसफर करना, टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस फॉर कंसिडरेशन, राइट्स ट्रांसफर करना इज ऑल्सो अ सर्विस, ठीक है। 6th इज कंपोजिट सप्लाई, दो तरीके के ट्रांजैक्शन को गवर्नमेंट ने कंपोजिट सप्लाई में डाल दिया। कौन से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज और रेस्टोरेंट की सर्विसेज। समझ आ गई बात? पक्का प्रॉमिस? ओके। स्केड्यूल टू भी अपना डन हो चुका है। मैं आप लोगों को ना पहले कुछ एग्जाम्पल्स कराना चाहती हूँ। देखो टॉपिक वाइज एग्जाम्पल्स डाल रखे हैं मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पर क्या है? फॉर कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। पहले इस टॉपिक का एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या एग्जाम्पल है? रमैया एक प्रोप्राइटर है जिसने क्या रिसीव किया? आर्किटेक्ट सर्विस रिसीव किया उसकी पर्सनल रेसिडेंस के लिए, घर के काम, मतलब घर के लिए आर्किटेक्ट की सर्विस रिसीव किया। कहाँ? किससे? आर्किटेक्ट जो कि कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में। मतलब क्या ये इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस है? क्या कंसिडरेशन इन्वॉल्व है? $5000 का इन्वॉल्व है। पर्पस क्या है? पर्सनल रेसिडेंस है। बट आपको पता होना चाहिए जहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व हुआ वहाँ पे चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है रमैया ने जो किया है उसको अपन क्या मानेंगे सर? सप्लाई मानेंगे, ठीक है, एज पर सेक्शन 7(1)(b), भले ही वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। इस तरीके से आपको लिख कर आना है, ठीक है। अभी जहां पर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में विदाउट कंसिडरेशन की बात आती है तो उसमें मैं बताती हूँ। देखो जुमरू एसोसिएट्स ने क्या रिसीव किया? लीगल कंसल्टेंसी सर्विस रिसीव किया। कहाँ से? हेड ऑफिस से, जो किधर लोकेटेड है? मलेशिया में लोकेटेड है। तो जो हेड ऑफिस है ना उसने क्या रेंडर किया है? कंसल्टेंसी सर्विस रेंडर किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट रेंडर किया है। ओके, मतलब कंसिडरेशन इन्वॉल्व है क्या? नहीं है। तो आपको भी पता है जहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगा किससे रिसीव होना चाहिए? सबसे पहले बात तो वो रिलेटेड पर्सन या फिर उसकी खुद की इस्टेब्लिशमेंट से जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है। किससे रिसीव कर रहा है जुमरू एसोसिएट? उसकी हेड ऑफिस से, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट है उसकी, ठीक है। अच्छा, कंसल्टेंसी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर टू इट्स ब्रांच ऑफिस। मतलब क्या ये कंसल्टेंसी सर्विस जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए है क्या? बिल्कुल। तो देखो, सिंस जुमरू एसोसिएट्स एंड द हेड ऑफिस आर रिलेटेड पर्सन and services received by Jumru Associates will qualify as supply, भले ही head office has not charged anything from it। समझ आई बात? क्योंकि पर्सनल पर्पस ये नहीं है, ये बिजनेस पर्पस है, ठीक है। अभी देखो चकमक एक प्रोप्राइटर है दिल्ली का, उसको भी आर्किटेक्ट की सर्विस मिली उसके सन से। ओ, सन क्या रिलेटेड पर्सन में आता है क्या? बताओ। बिल्कुल आता है। मैंने बताया था कि अपने बच्चे और स्पाउस हमेशा फैमिली में आएंगे, मतलब हमेशा रिलेटेड पर्सन में आएंगे। बाकी सब कब आएंगे? जब वो डिपेंडेंट होंगे। विथ रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। ओके, ये तो हाउस के लिए ले रहा है, ये तो बिजनेस पर्पस नहीं है। ऑल दो सर्विसेज हैव बीन रिसीव्ड बाय चकमक विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम हिज सन, जो रिलेटेड पर्सन है, ये दोनों क्वालिफाई कर रहा है, बट स्टिल अपन इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आपको समझा ना? तू समझा ना? देखो क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि सेम हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सिंपल। कंफ्यूजन अगर होगा तो आई होप अब जाके क्लियर हो चुका होगा इस टॉपिक पर, ठीक है। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप एक बार एक दो एग्जांपल्स मैं कराती हूँ इसमें, ठीक है। देखो, अनमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्योर सर्टेन। आप लोग पता है क्या किया करो? पहले पॉज किया करो, खुद से रीड किया करो, फिर मुझे सुना करो, ठीक है। अनमोल अपॉइंट्स भोलू टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। भोलू आइडेंटिफाइज वेरियस सप्लायर्स। भोलू ने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अनमोल ने किसको अपॉइंट किया था? भोलू को। भोलू ने बहुत सारे सप्लायर्स आइडेंटिफाई किया जो ये गुड्स प्रोवाइड करते हैं जो अनमोल को चाहिए। एंड गोलू एक सप्लायर था, उसको बोला सेंड द गुड्स एंड टू इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल। इनवॉइस डायरेक्टली किसको इशू किया जा रहा है? अनमोल को इशू किया जा रहा है। तो अपन एजेंट कब मानते हैं? जब इनवॉइस एजेंट के नाम पर इशू हो, ठीक है। तो इस केस में क्या बोलना चाह रहा है ये? इस केस में बोलना चाह रहा है कि भोलू इज ओनली एक्टिंग एज द प्रोक्योरमेंट एजेंट, बस लाकर दे रहा है। नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द रिसीट इन द सप्लाई और रिसीट ऑफ द गुड्स। इसीलिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट भोलू जो है वो क्या एजेंट होगा? क्या नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। समझ गए? ठीक है। अब मैं जो एजेंट है वो बताती हूँ एक बार, आप लोग ये रीड करना, बहुत ईजी है ये वाला, मैं ये वाला करवाती हूँ। देखो,
रवि क्या सेल करता है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ कवि। अच्छा, जो कि कमीशन एजेंट है एज पर एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग ए कमिटी एक्ट, ठीक है, ऑफ द स्टेट। कवि आइडेंटिफाइज द बायर, कवि ढूंढ के लाया बायर्स एंड उसको सेल करके रख दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ रवि। ये रवि, ये कवि, ठीक है, बायर्स आ गए, बिहाफ ऑफ रवि वो सेल कर दिया, जिसके लिए वो क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है रवि से। अब यहाँ पर एज पर दी एपीएमसी एक्ट जो कमीशन एजेंट है वो पर्सन होता है जो बाय और सेल करता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रिंसिपल के बिहाफ में, फैसिलिटेट करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस प्रिंसिपल के बिहाफ में, और रिसीव करता है कुछ रेमुनरेशन कमीशन परसेंटेज अपॉन द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच ट्रांजैक्शन। ये वाला जो केस है ना सर, यहाँ पर इनवॉइस के बारे में क्या लिखा है? वेयर द इनवॉइस इज इशूड बाय कवि टू द बायर। कवि कौन है? कवि एजेंट है। तो एजेंट अगर अपने नाम पर इनवॉइस देता है बायर को, तो क्या वो पैरा 3 में कवर होगा? यस, ही इज एन एजेंट कवर्ड अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। हाउएवर, अगर इनवॉइस डायरेक्टली रवि बायर को इशू करता तो ये कवर नहीं होता, डजंट फॉल अंडर पैरा नंबर 3। आई बात समझ में? तो देखो, अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया, ठीक है, ये जो केस सिनेरियो एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया बट वो एग्जाम में आ गया, तो आपको लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए? लिखने का पैटर्न ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप क्या एक्सप्लेन करोगे? प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे। क्या प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे? कि एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट, या फिर डायरेक्टली अगर आपको ऐसा लिखना है कि एज पर दी प्रोविजंस ऑफ एक्ट एंड पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1, प्रिंसिपल एजेंट का एक्सप्लेन कर देना, उसको सप्लाई कब मानेंगे, पैरा 3 में कब फॉल करेगा, इनवॉइस किसके नाम पर कैसे इशू होगा। ये लाइन लिखने के बाद फिर आपको लिखना है कि अप्लाइंग द अबव प्रोविजंस इन द गिवन केस, फिर आपको बता देना है कि यहाँ पर जो रवि था उसने खुद के नाम पर इनवॉइस इशू किया, इसलिए वो पैरा 3 में फॉल करेगा, और इसीलिए उसको अपन क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे, इवन विदाउट कंसिडरेशन। दैट्स इट। और जो भी आपका कंक्लूजन होगा तो मेक श्योर कि आप क्या करो, उसको ऐसे अंडरलाइन कर दो, बॉक्स बना दो, ठीक है। ओके, आगे और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिखना है, क्या अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सब, ठीक है। चलो, डेल क्रेडर एजेंट का भी मैं एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ। मिस्टर हैंडसम डेल क्रेडर एजेंट है किसका? चार्म लिमिटेड का। अच्छा, उसने अग्री किया टू रेज इनवॉइसेस इन हिज ओन नेम, मतलब डीसीए के नाम पर ही इनवॉइस है ना, एंड ऑल्सो गारंटी, वो गारंटी भी दे रहा है कि अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाएगा सर जी मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू रियलाइज द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स ऑन टाइम, उसने क्या किया? एक्सटेंड किया शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन। मैंने बताया एजेंट ने लोन की सर्विस दिया कस्टमर को, है ना, और उसने इंटरेस्ट भी चार्ज किया। मार्च के मंथ में जो मिस्टर हैंडसम है, ठीक है, सेल किया गुड्स को, मतलब डीसीए है, उसने 2,80,000 के गुड्स को बेचा एंड इंटरेस्ट भी कमाया। कितना इंटरेस्ट कमाया? 20,000 का। आप लोग मुझे बताना कि क्या ये इंटरेस्ट में जीएसटी लगेगा? क्या चेक करोगे? इनवॉइस किसके नाम पर है? डीसीए के नाम पर। अगर डीसीए के नाम पर है तो एजेंट जो है, एजेंट ने ही गुड्स बेचा कस्टमर को, और एजेंट ने ही क्या किया है बताओ? लोन की सर्विस दिया है कस्टमर को। मतलब ये तो एक कंपोजिट सप्लाई टाइप हो गया, मतलब इसकी इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो इंक्लूड होनी चाहिए। समझ आई बात? बस। फर्दर कमीशन, अच्छा कमीशन भी चार्ज किया 30,000 का। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स टू कस्टमर एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एजेंसी वो कितना होगा? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कितना होगा जो कस्टमर को दिया है उसने? 2,80,000 प्लस 30,000, और जो 30,000 है वो उसकी खुद की एजेंसी की सर्विस का उसको कमीशन मिला है। क्लियर हुआ क्या? पक्का ना? ओके, ये तो कंपोजिट सप्लाई का आ गया, ठीक है। चलो, अपना क्या क्या हो चुका है देखो। इंक्लूड्स में क्या आएगा अपन ने पढ़ लिया, स्केड्यूल में क्या आएगा अपन ने पढ़ लिया, स्केड्यूल 2 में क्या आएगा वो भी अपन ने पढ़ लिया। पढ़ेंगे अपन स्केड्यूल 3 में लिखा है, और एक्सक्लूड्स वाले पोर्शन में यस, कि ये चीज़ें सप्लाई नहीं मानी जाएगी।
नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। किधर लिखा है? स्केड्यूल नंबर 3 में। चलो आ जाइए। हाँ, और ये दिया है सेक्शन 7(2). नेगेटिव लिस्ट बोलते हैं इसको। क्या दिया हुआ है? सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। मैंने इसको क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि कई बच्चे एग्जाम में अगर से कुछ क्वेश्चंस आ जाए जिसमें अगर लिखा होगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सर्विस दिया है कुछ, तो इसको बोल देते ये नेगेटिव लिस्ट में है। अरे भाई, जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विस देगा, फिर एम्प्लॉयर क्या देगा उसको? एम्प्लॉय को सैलरीज देगा, है ना? तो एम्प्लॉय को सर्विस देगा तब ये नेगेटिव लिस्ट में आएगा। ठीक है। इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू, इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी, इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। समझ आई बात? तो ये जीएसटी के बाहर रहेगा। फिर कोर्ट ट्रिब्यूनल की सर्विसेज है वो भी जीएसटी के बाहर रहेगी। ठीक है, चाहे वो कोर्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। फिर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटीज, ये सब के जो मेंबर्स ने अगर कुछ भी फंक्शंस परफॉर्म किए हैं, दैट टू इज इंक्लूडेड इन दिस नेगेटिव लिस्ट। फिर आपका जो भी कोई पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट होल्ड करता है या फिर ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरमैन or member or director in a body established by the central government, state government, local authority and who is not deemed as an employee। मतलब ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी कोई भी बॉडी जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की है, उसका जो मेंबर है, चेयरपर्सन ये वो, तो उसकी ड्यूटीज जो वो परफॉर्म करता है वो भी क्या रहेगा? स्केड्यूल 3 में इंक्लूड होगा और वो जीएसटी से बाहर रहेगा। ठीक है। फिर मरने के बाद की जो सर्विसेज होती है, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रेमेटोरियम, मॉर्च्यूरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। भाई शांति से मरने तो दे दो। मरने की चीज़ों में भी आप जीएसटी लगा रहे हो, इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। फिर लास्ट मतलब पैरा नंबर 5, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग में जीएसटी नहीं लगता है, तो आपको पता है। बट सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2 क्यों लिखा है? क्योंकि अभी अभी अपन ने पढ़कर आया कि अगर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेशन इससे पहले कुछ कंसिडरेशन अगर रिसीव हो जाता है तो इसको अपन क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। इससे बेहतर है कि पूरा की पूरा पेमेंट आप बाद में करो, तो जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। फिर आपका एक्शनेबल क्लेम अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। आपको मैंने गुड्स का डेफिनेशन बताया था, ध्यान है क्या? गुड्स के डेफिनेशन में लिखा था मीन्स इंक्लूड्स, मीन्स अदर देन एंड इंक्लूड्स। तो इंक्लूड्स में था एक्शनेबल क्लेम्स और यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया और यहाँ पे लिखा गया अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। मतलब ये बोल रहा है कि एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो मैंने बताया था ना, बेटिंग, गैम्बलिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, ये सब में जीएसटी आएगा। फिर आता है आपका पैरा नंबर 9 एंड पैरा नंबर 10। ये आपकी अमेंडमेंट शीट में मैंने डाला हुआ है ये वाला चीज़। ठीक है, इसको भी एक बार मैं बता देती हूँ। इसमें क्या होता है सर, अगर लीड इंश्योरर, कोई इंश्योरेंस अग्रीमेंट में क्या होता है, जैसे ए, बी और सी है, कोई बिजनेस एंटिटी है, कोई बिजनेस एंटिटी ने 3 इंश्योरेंस कंपनी को बोला है इंश्योरेंस करने के लिए। ठीक है, तो तीनों इंश्योरेंस कंपनी आपस में अग्रीमेंट कर लेगी, रिस्क शेयर कर लेगी, है ना। और जो प्रीमियम बिजनेस एंटिटी पे करेगा वो किसको पे करेगा? वो पे करेगा लीड इंश्योरर को पे करेगा। और लीड इंश्योरर मतलब इन तीनों इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स का, ए, बी और सी। ए, बी, सी कौन है? इंश्योरेंस कंपनी वाले। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपस में अग्रीमेंट कर लिए, जिसको अपन बोलते हैं कोई इंश्योरेंस अग्रीमेंट। इसमें से अपने आप में एक वो चुन लेंगे लीड इंश्योरर। तो ये लीड इंश्योरर क्या करेगा? पैसे कलेक्ट करेगा, मतलब प्रीमियम कलेक्ट करेगा, अपना शेयर रखेगा और बाकी के शेयर ये दोनों को बांट देगा। दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि जब लीड इंश्योरर, देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो मान लो बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी ने 5 लाख का प्रीमियम दिया किसको? लीड इंश्योरर को। 5 लाख में से 2 लाख अपना खुद का शेयर वो रख चुका है और बचा हुआ जो 3 लाख है, 1.5 लाख बी और सी को बांट दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन इशू ये था कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम ए ने बी और सी को बांटा है, क्या उसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं? क्या उसमें सेपरेट जीएसटी चार्ज होना चाहिए क्या? तो देखो प्रोविजन में ये डाला गया है कि अगर लीड इंश्योरर पूरे की पूरे 5 लाख में जीएसटी पे कर देता है तो अगला जो ट्रांजैक्शन होगा 1.5 लाख इनको जो बांटेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट को 5 लाख पे चाहिए था ना जीएसटी, वो तो मिल गया ना, तो दोबारा थोड़ी ना इनसे लेंगे,
बस अगर ए जीएसटी अमाउंट पे कर देती है पूरे अमाउंट पर एज अ प्रीमियम, तो फिर कोई भी सेपरेट जीएसटी चार्ज नहीं होगा, शेड्यूल 3 में ये कवर्ड हो जाएगा। समझ आई बात? फिर आता है आपका री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस कमीशन में भी ऐसा ही होता है। री इंश्योरेंस कमीशन में कैसा होता है ना, देखो इसमें ऐसा होता है कि एक जैसे कंपनी है, उसने हाई रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है किसको, राधा एंटरप्राइजेस को, और राधा से क्या ले लिया, 2 लाख का प्रीमियम ले लिया। बट इसको लग रहा है कि यार मेरे को आगे ना बहुत ऐसे पे आउट्स होने वाले फ्यूचर में, तो फिर मैं तीसरे इंसान को अप्रोच किया। कृष्णा इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रोच किया सुदामा को कि मैंने जो इंश्योरेंस दिया है ना, जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है, उसका 30% रिस्क आप कवर करना, मतलब सुदामा कवर करना। तो सुदामा बोलेगा कि भाई तो मेरे को भी तो प्रीमियम का अमाउंट चाहिए, 2 लाख का 30%, ये जो टोटल प्रीमियम था उसका 30% रिस्क कौन कवर करेगा, सुदामा। तो सुदामा प्रीमियम भी तो मांगेगा ना, तो 2 लाख का 30% क्या हो जाएगा, 60,000 का प्रीमियम हो जाएगा। बट इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है सर? कंडीशन ये है कि सुदामा जो है वो 20,000 एज अ कंसिडरेशन पे करेगा किसको, कृष्णा को। तो देखो फॉर गिविंग हिम द बिजनेस, मतलब यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि कृष्णा ने बोला कि भाई देख मैं तेरे को बिजनेस ला कर दे रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बदले मुझे तू कमीशन तो देगा ना। तो सुदामा जो है वो 20,000 का एक सीडिंग कमीशन देगा। इशू ये था कि क्या इस 20,000 पे जीएसटी लगेगा क्या। तो कंक्लूजन क्या है सर, अगर सुदामा पूरा जीएसटी अमाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम में पे कर देता है, ठीक है, इस पूरे 60,000 पे सुदामा जीएसटी अमाउंट पे कर देता है, तो आगे कोई भी सेपरेट जीएसटी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। और ये किसमें फॉल हो जाएगा, आपका पैरा नंबर 10 में। ओके, बस यही तो था। देखिए क्या कंडीशन है कि जो री इंश्योरर है वो ग्रॉस री इंश्योरेंस प्रीमियम पे पूरा इंश्योरेंस क्या कर देगा, मतलब पूरा जीएसटी क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है। इसमें ये माने जाएंगे कि 60,000 पे जो 20,000 का कमीशन था वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो वापस से 20,000 पे आपको क्या करने की, जीएसटी पे करने की नीड नहीं है। ओके, चलो अभी आ जाओ आप लोग, एक्सक्लूड्स वाला पोर्शन अपना पूरा डन हो चुका है, ठीक है। अभी अपन एक्सक्लूड्स में ही हैं। हमने स्केड्यूल नंबर 3 पढ़ लिया। अभी गवर्नमेंट ने वाइड नोटिफिकेशन कुछ 2 सर्विस ऐसी डाली है जो जीएसटी से बाहर है, नॉन सप्लाई है। कौन सी? एक्टिविटीज इन रिलेशन टू पंचायत अंडर 243G और एक्टिव म्यूनिसिपैलिटी अंडर 243W। इसके रिलेटेड अगर कुछ भी सर्विस हुआ, कुछ भी एक्टिविटीज हुआ, तो नॉन सप्लाई से, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस। कौन आपको एल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस देता है? अगर स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस देती है अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी, तो उस केस में भी अपन नॉन सप्लाईज को मानेंगे। समझ आई बात? तो ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अब आते हैं अपन, ये था नोटिफिकेशन के थ्रू नॉन सप्लाईज। अभी अपन पढ़ते हैं नॉन सप्लाई क्लैरिफाइड बाय वे ऑफ सर्क्यूलर। तो नॉन सप्लाई सर्क्यूलर के थ्रू कौन सा गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है? तो देखो, अगर इंटर स्टेट मूवमेंट है ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, मतलब फॉर एग्जांपल ट्रक, आपने क्या किया कि इसमें लिखा है कि इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। तो आपकी एक एंटिटी छत्तीसगढ़ में है और एक एंटिटी नागपुर में, ठीक है। तो आपने क्या किया, छत्तीसगढ़ से गुड्स आपको भिजवाने थे, किधर ट्रक में भर के नागपुर भिजवाने थे, तो आपने नागपुर भिजवा दिए। तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे या फिर सप्लाई ऑफ ट्रक बोलोगे? सप्लाई ऑफ ट्रक तो नहीं बोलोगे ना, ये तो गुड्स का सप्लाई हो रहा है। या फिर मान लो कि आपने ट्रक जो है छत्तीसगढ़ से नागपुर क्यों भिजवाई, पर्पस ये था कि वहाँ पर ही इसका रिपेयरिंग करने का जो है वो सर्विस वहाँ से आप लेते हैं, ठीक है, ट्रक का रिपेयर मेंटेनेंस। तो वो ट्रक आपने नागपुर भेजी सिर्फ रिपेयर्स के लिए, तो आपको सप्लाई ऑफ ट्रक नहीं बोलोगे उसको आप, ठीक है। आप क्या बोलोगे? आप क्या ले रहे हो? सर्विस रिपेयर्स की। यही क्लैरिफिकेशन था। तो देखो, अगर इंटर स्टेट मूवमेंट होता है वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस का, किसके बीच? डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच। एक एंटिटी मतलब अपनी दूसरी एंटिटी को क्या भेज रही है? अगर माल भेज रही है, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रेन, बस, ट्रक, टैंकर, टेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट,
जो क्या कैरी करते हैं, गुड्स और पैसेंजर और बोथ, पर्पस या फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। तो इस केस को आप सप्लाई मानोगे क्या? नहीं मानेंगे। सर्कुलर के थ्रू इसको हटा दिया गया है, इसको सप्लाई नहीं मानना है, ठीक है। एक्सेप्ट इन केसेस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस। मतलब अगर आपने ट्रक छत्तीसगढ़ से नागपुर जो भेजी ना, यहाँ से आगे ट्रक यही वाली बिकने वाली है, फर्दर सप्लाई होने वाला है इसका। तो अगर पर्पस आपका फर्दर सप्लाई हुआ सेम कन्वेंस का, उसी केस में अपन उसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। हाउएवर एप्लीकेबल CGST, SGST, IGST वो तो सेम ही अप्लाई होगा जो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस होने वाला है उस चीज़ में, ठीक है। सेम इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन्स, ये सब जो छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, इसका भी अगर इंटरस्टेट मूवमेंट होता है तो ये जो सर्कुलर है वो मुटाटिस मुटांडिस क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। जो इधर लिखा है वो सेम इधर हो जाएगा एप्लीकेबल, ठीक है। चलो लास्ट, गवर्नमेंट रेकमेंड कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है कुछ ट्रांजैक्शन जो पहले उन्होंने बताया था कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। या तो फिर वो ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। ओके गुड, नाउ विल स्टडी सम इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस अपन पढ़ लेते हैं फटाफट से। अगर डोनेशन रिसीव किया है किसने? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने। किससे? इंडिविजुअल डोनर से, विदाउट क्विड प्रो क्यो, कुछ नहीं लिया बदले में, कोई पैसा नहीं लिया है बदले में, ठीक है, उस केस में क्या जीएसटी के इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं? तो देखो, अगर कुछ ऑब्लिगेशन है ऑन द पार्ट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग, आपने क्या किया, 1 लाख का चढ़ावा चढ़ाया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पे, और बदले में जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, जो रेसिपिएंट है, ठीक है, जिसको आपने डोनेशन दिया है, और बदले में आप क्या चाह रहे हो कि वो आपके फर्म की एडवर्टीजमेंट करे, आपकी शॉप की एडवर्टीजमेंट करे, तो उनका तो ऑब्लिगेशन रह गया ना। तो क्या ये क्या दान धर्म हुआ क्या? नहीं, ये इसको अपन सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। समझ आ गई बात? जहां पे रेसिपिएंट के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन है उस केस में सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। बट जीएसटी कब नहीं लगेगा? तो जब ये 3 केसेस साथ में क्या होंगे? फुलफिल होंगे। However, GST is not leviable where following 3 cumulative condition, 3 cumulative conditions fulfill होनी चाहिए, satisfied होनी चाहिए। जैसे कि गिफ्ट और डोनेशन अगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए, प्लस पेमेंट का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? गिफ्ट और डोनेशन जैसा, एंड साथ में पर्पस क्या होना चाहिए? फिलेंथ्रोपिक होना चाहिए, एकदम दान करने वाला पर्पस होना चाहिए, कोई कमर्शियल गेन कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करवा रहे हो आप सामने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से। तो अगर ये तीनों चीज़ें फुलफिल होती है, सेटिस्फाइड होती है, तो क्या जीएसटी लगेगा? क्या नहीं लगेगा? समझ आ गई बात? ठीक है। अगर मान लो आर्टिस्ट ने गैलरी में अपना आर्ट वर्क भेजा, बेचा नहीं, सेंट, भेजा फॉर एग्जीबिशन, इसको अपन सप्लाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ उसने गैलरी में अपना आर्टवर्क भेजा है, उसका कोई इसको पैसा नहीं मिला है। पैसा कब मिलेगा? जब सामने कोई बायर आके गैलरी से उसका आर्टवर्क जो डिस्प्ले किया हुआ है उसको खरीद लेगा, तब सप्लाई होगा और तब उसमें जीएसटी लगेगा। ओके मैम। फिर देखो क्या लिखा है, क्लैरिटी ऑन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब आपको पता है कि जीएसटी कब लगेगा? जब बिजनेस पर्पस के लिए आप कुछ सामान खरीदोगे, कुछ गुड्स बेचोगे, कुछ सर्विसेज दोगे बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। सो जीएसटी इज एसेंशियली टैक्स ऑन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, सेलिंग माई लैपटॉप आफ्टर यूज, नॉट अ सप्लाई। मैंने लैपटॉप यूज़ किया, अब मेरा ये लैपटॉप मतलब हो गया, बहुत साल तक मैंने यूज़ कर लिया, मैं इसको बेच दे रहा हूँ, तो क्या ये सप्लाई माना जाएगा? क्या नहीं, ये सप्लाई क्यों माना जाएगा? ये तो ऐसे ही पर्सनल पर्पस के लिए मैंने बेच दिया, इसका कोई मैं बिजनेस थोड़ी कर रही हूँ, राइट। उसके बाद सेकंड क्या लिखा है, एन आर्टिस्ट मेड अ क्राफ्ट वर्क। एक आर्टिस्ट है जो क्राफ्ट वर्क बनाया, उसको बेचा, उससे पैसे कमाए, एंड देन अपनी अर्निंग्स को एक ट्रस्ट को डोनेट कर दिया। आप बताओ इसको क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सप्लाई मानेंगे। क्यों सप्लाई मानेंगे? भाई आप पैसे कमा रहे हो ना, अब उसके बाद उस पैसे का जो भी यूज़ करो, हमको क्या? आपने जो पैसे कमाए वो बिजनेस पर्पस का था, वो आपने इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही किया है, ठीक है। तो आगे उस पैसों का जो भी करो, हमको कुछ नहीं है। पहला जो ट्रांजैक्शन था वो तो आपका सप्लाई ही माना जाएगा,
समझ आ गई बात। अब बात करते हैं अपन सेल प्रमोशन की। ये क्या होता है? फ्री सैंपल एंड गिफ्ट। ध्यान लगाना, सप्लाई तभी माना जाएगा जब कंसिडरेशन होगा। नो कंसिडरेशन नो सप्लाई एक्सेप्ट दैट 4 पैरा, बस। फिर बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री में पूरा फ्री है क्या? नहीं। दिस इज नॉट विदाउट कंसिडरेशन। एज 2 और मोर गुड्स सप्लाइड एट अ सिंगल प्राइस, तो अपन इसको कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। फिर आता है टेनेंसी राइट्स। अगर आप अपने टेनेंसी राइट्स को ट्रांसफर करते हो और अगेंस्ट उसमें क्या पैसे चार्ज करते हो? टेनेंसी प्रीमियम चार्ज करते हो, तो इसको अपन क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। फिर अपने आ गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपको पता है गुड्स और सर्विसेज दोनों में ही मनी और सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होते, बट जीएसटी कब लगता है? ऑन द सर्विस चार्ज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस इन मनी। जो यूज ऑफ मनी, कन्वर्जन ऑफ मनी, इसमें जो ट्रांजैक्शन में जो चार्ज किया जाता है अमाउंट, उसमें क्या लगता है? आपका जीएसटी लगता है, ठीक है। जीएसटी उसमें लग जाता है। जी डिस्टिंक्ट पर्सन आपको पता है क्या होता है? सेम पेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन, उसको अपन बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। फिर आपको पता है अगर दो एस्टैब्लिशमेंट सेम स्टेट में है, सेम रजिस्ट्रेशन है, उसको अपन डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानते। बट अगर दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड है तो उनको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। अगर उनके बीच कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, दोनों सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो दोनों के बीच जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है दैट विल बी व्हाट? अ डीम्ड सप्लाई, ठीक है। फिर SEZ यूनिट इज ऑलवेज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। ध्यान रखना, भले ही वो सेम स्टेट में क्यों ना हो, बट SEZ को हमेशा ही क्या माना जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटी सेंटर अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। यहाँ पर लेंड हो रहा है, बेचा नहीं जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो बोरोअर जो है ना, वो क्या करता है? सिक्योरिटीज बोरो करता है, लेंडर इसको सिक्योरिटीज देता है। तो ये जो बोरोवर है ना, उसने सिक्योरिटीज बोरो की है और लेंडर ने क्या किया? लेंड किया है। तो यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज हो रहा है क्या? आपको पता है ना, गुड्स और सर्विस में सिक्योरिटीज को हटा दिया गया है। सिक्योरिटीज का लेना बेचना जीएसटी के बाहर है, बट लेंड करना अलाउड है। तो ये जो लेंडिंग फीस है ना, ये कंसिडरेशन होगी और इसमें जीएसटी लगेगा। तो लेंडर जब लेंडिंग फीस चार्ज करता है बोरोवर से, इसको कंसिडरेशन मानेंगे और इसमें जीएसटी लगेगा। यस बोलो, यस, पक्का? ओके। अब आते हैं अपन क्लैरिफिकेशन में ऑन अग्रीइंग। क्लैरिफिकेशन ऑन अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। इसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो आपको क्या बताना है? मैं पहले तीनों का मतलब फटाफट बता देती हूँ। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, आप मान गए कि मैं अपने शॉप के बाजू में आपकी जो मतलब जैसे मेरी शॉप है और मैंने आपको मना कर दिया कि ये शॉप के बाजू में आपकी जो शॉप है वो नहीं ओपन करोगे, ये कॉम्पिटेंसी बढ़ जाएगी, राइट? कॉम्पिटिटर बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने आपको पैसे खिला दिए। तो आपने मुझे क्या दिया है? सर्विस दिया है, अग्री कर लिया कि ठीक है मैं आपकी बात मान जाता हूँ। सो नॉन कम्पीट अग्रीमेंट, वन पार्टी अग्रीज नॉट टू कम्पीट विद द अदर पार्टी अगेंस्ट द कंसिडरेशन पेड बाय द अदर पार्टी। बदले में आपने मुझसे पैसे ले लिए, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा। सेकेंड, अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरी शॉप है, मान लो मेरी शॉप है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसके सामने एक ठेला वाला जो है वो प्याज बेचना चाहता है। तो मैंने अगर ये उसका एक्ट टॉलरेट करने का परमिशन दिया है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि ठीक है तुम बेच लो, बट आप मुझे मंथली क्या दोगे? पेमेंट करोगे। समझ आ गया? बस। तो ये भी क्या हो गया? अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट शॉपकीपर अलाउइंग अ हॉकर टू ऑपरेट फ्रॉम द कॉमन पेमेंट इन फ्रंट ऑफ अ शॉप अगेंस्ट मंथली पेमेंट बाय द हॉकर, दैट्स इट। फिर आता है अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल यूनिट ने अग्री कर लिया, मान लो हमारे कोई एरिया में एक फैक्ट्री बन रही है, ठीक है। अब उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो हम सब ने उनको बोला कि आप एक क्या कर रहे हो, ऐसा इक्विपमेंट लगाओ जिससे ज़ीरो एमिशंस हो, ठीक है, हमसे पैसे भी ले लो। तो अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात ये मानता है, अग्री करता है अगेंस्ट कंसिडरेशन, तो दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। इंडस्ट्रियल यूनिट अग्रीज टू इंस्टॉल इक्विपमेंट फॉर जीरो एमिशंस और डिस्चार्ज अगेंस्ट अ कंसिडरेशन। समझ आ गई क्या बात? समझ आई? तो अबव 3 एक्टिविटीज जो है वो मस्ट कंप्लाई विथ फॉलोइंग कंडीशंस। पहला, मस्ट बी एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, कंसिडरेशन होना चाहिए टू दिस कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट। ओके ओके। लिक्विडेटेड डैमेज आपके कोर्स में नहीं है, तो फॉर नाउ आपको ये रेलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। आ जाओ,
कंपोजिट सप्लाई एंड बस 2 पेजेस बचा है योर सप्लाई चैप्टर का ओवरव्यू, इन डेप्थ ओवरव्यू बोलूंगी क्योंकि मैं सारी चीज़ें बहुत इन डेप्थ ही। ये बताइए कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई ये क्या होता है सर? सेक्शन 8 कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, जब गुड्स और सर्विसेज कॉम्बिनेशन में एक अकेला व्यक्ति बेचता है, ठीक है। सो व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड इन कॉम्बिनेशन ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट में अट्रैक्ट हो सकता है ना कि जो गुड्स सर्विस बेच रहा है उस दोनों में अलग अलग जीएसटी रेट लग रहा हो, ठीक है। तो इससे ना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इसमें कौन सा रेट लगाए। मतलब जैसे मैं मोबाइल लेकर आई, मोबाइल के साथ तो मुझे चार्जर भी मिल रहा है ना, तो चार्जर में कुछ और रेट होगा, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में कुछ और जीएसटी रेट होगा, तो मतलब कौन सा रेट लगाना चाहिए, है ना। उसके लिए अपन सेक्शन 8 में पहले कंपोजिट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ध्यान देना। सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन सप्लाई करता है किसको? रेसिपिएंट को। ओके क्या? कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, दोनों ही टैक्सेबल सप्लाईज है, फिर 2 से ज़्यादा जितनी भी उसकी सप्लाईज है वो टैक्सेबल सप्लाईज है, गुड सर्विस और फिर दोनों की, जो कि नेचुरली बंडल्ड है, सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, एक साथ ही बिकती है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप देखोगे तो मोबाइल के साथ चार्जर बिकता ही है ना, नेचुरली बंडल है। फिर आपको जो जीटी की सर्विस आपने लिया है, ठीक है, या फिर आपने मान लो कोई आपने टीवी खरीदा, साथ में आपको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी मिली, तो अक्सर आपको उन लोग ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हैं, आपके घर तक पहुंचा के देंगे, राइट। तो इट इज़ नेचुरली बंडल्ड विच इज सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में ऐसा होता है जिसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है, एक क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई। मोबाइल और चार्जर है तो प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? मोबाइल, राइट। फिर ये देखो ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, तो फिर अपन क्या मानेंगे उसको? किस चीज़ का सप्लाई मानेंगे? सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। एंड जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो जीएसटी रेट होगा उसी रेट से पूरा क्या हो जाएगा? सप्लाई टैक्सेबल होगा, ठीक है। मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रीडोमिनेंट, प्रिंसिपल सप्लाई मतलब क्या होता है वो बता रहा है इसमें, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अ कंपोजिट सप्लाई, और बाकी सारे सप्लाईज क्या है उसके इर्द गिर्द एंसिलरी है, ठीक है। अब कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नेचुरली बंडल्ड है? तो इसमें चेक करना कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर रेसिपिएंट का यही परसेप्शन होता है। जब आप शॉप में जाओगे तो आपको यही रहेगा कि ना मोबाइल के साथ चार्जर भी देंगे। फिर सेकंड, मेजॉरिटी सप्लायर ऐसा ही सिमिलर बंडल प्रोवाइड करते हैं। फिर नेचर ऐसा रहता है कि जो इंसिडेंटल सर्विस है वो मेन सर्विस को और अच्छे से आप इंजॉय कर पाओ इसलिए दी जाती है। मोबाइल के बिना चार्जर, मतलब बिना चार्जर के मोबाइल आप कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। वही अदर इंडिकेटर्स जैसे एलिमेंट्स नॉर्मली एडवर्टाइज्ड एज अ पैकेज नॉट अवेलेबल सेपरेटली एटसेट्रा, ठीक है। ये होता है आपका कंपोजिट सप्लाई। बात करते हैं अपन मिक्स्ड सप्लाई की। मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है? सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू रेसिपिएंट, यहाँ तक तो सेम है, कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये 2 लाइन और ये 2 लाइन में आप पॉज करो और मुझे डिफरेंस बताना, ठीक है। पॉज कर लो, प्ले किया, दोनों में क्या डिफरेंस पता चला आपको? यहाँ पर कंप्राइज किया गया है 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, बट यहाँ पर कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, मतलब इंडिविजुअल में आपका एग्जेम्प्ट भी आ गया, टैक्सेबल भी आ गया, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये सिंगल प्राइस में बिकता है मिक्स सप्लाई, ठीक है। इसमें कोई कंपोजिट सप्लाई नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अपना अपना इंडिपेंडेंटली भी वो लोग सेल हो सकते हैं। इट इज़ नॉट नेचुरली बंडल्ड। इसमें अपन किसका सप्लाई अज्यूम करेंगे, किसका सप्लाई मानेंगे? तो इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम जिसका जीएसटी का रेट सबसे ज़्यादा है। कुछ 5% के है, कुछ 18% के है, इस तरीके के रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। जो 18% का होगा, मान लो 28 भी है, तो जो 28% का होगा वो क्या हो जाएगा? पूरे आपके सप्लाई पे लग जाएगा 28% का, ठीक है। ये भी हो गया ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, बताना इसका आंसर। आप लोग बताओ, जैसे आप लोग डीमार्ट जाते होंगे, ठीक है, डीमार्ट जाते हो तो फिर आप लोग बहुत सारे आइटम्स खरीदते होंगे, फिर आपको लंबा सा बिल आता है ना, लंबा सा बिल आता है, सब अमाउंट, सब आपके आइटम्स लिखे होते हैं, टैक्स लिखा होता है। तो इसको अपन क्या मानते हैं? इसको कंपोजिट सप्लाई मानना चाहिए कि इसको मिक्स सप्लाई मानना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? खुद से सोचना, थोड़ा दिमाग का एक्सरसाइज करना, 2 मिनट सोचो, क्या मानना चाहिए, कंपोजिट मानना चाहिए कि मिक्स मानना चाहिए। सोच लिया, पॉज कर लिया, अभी प्ले करना। क्या होता है ना, इसको कंपोजिट मानते हैं ना इसको मिक्स्ड मानते हैं। मैंने क्या बोला था कि जो मिक्स सप्लाई है वो सिंगल प्राइस के लिए सप्लाई होता है, बट
और सिंगल प्राइस में एक ही रेट ऑफ जीएसटी लगता है जो हाईएस्ट रेट है। बट आप डीमार्ट जाते हो तो सब में अलग अलग रेट ऑफ जीएसटी लगा होता है ना, 2.5%, 2.5% ऐसे एक कॉलम बना रहेगा, फिर आपका 9%, 9% आपका एक कॉलम बना रहेगा। तो सिर्फ एक बिल में सारे आइटम्स बाइफरकेटेड है, इसको ये मतलब नहीं है कि आपका मिक्स सप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो मोर देन वन सप्लाई मेड टुगेदर एंड टैक्स्ड एट इंडिविजुअल रेट्स, तो जब दोनों ही सप्लाई इंडिपेंडेंट सिग्निफिकेंस कैरी करते हैं, सेपरेट कंसिडरेशन इंडिकेट किया गया है और चार्ज किया गया अगेंस्ट ईच सप्लाई, ना ही ये कंपोजिट और ना ही ये मिक्स्ड है, इट शैल बी चार्ज एट रेस्पेक्टिव एप्लीकेबल रेट टू पर्टिकुलर सप्लाई, दैट्स इट। टोटल करके आपको देना है, पेमेंट करना है, ठीक है। 2 मिनट का आप लोग ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है, पॉज कर लेना। लास्ट पेज बचा है, लास्ट मतलब कंपोजिट मिक्स सप्लाई की कुछ क्लैरिफिकेशन से, इसके बाद अपन फटाफट से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। चलो, सम इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस रिगार्डिंग दिस कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। पहला आता है प्रिंटिंग, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रिंटिंग सर्विसेज में क्या इशू था, प्रिंटिंग सर्विसेज में क्या इशू था सर, जो नेचर ऑफ सप्लाई है, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज, क्या माने, गुड्स माने कि सर्विस माने। अगर कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई ऑफ गुड्स भी इन्वॉल्व है, सप्लाई ऑफ सर्विस भी इन्वॉल्व है और कंपोजिट सप्लाई हुई, तो हमको प्रिंसिपल सप्लाई क्या मानना है। देखो, आपको पता है कि ये सप्लाई ऑफ, आप गुड्स भी कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर रहे हो और एक साथ कर रहे हो, तो इस दोनों में गुड्स को प्रिंसिपल सप्लाई माने कि सर्विस को प्रिंसिपल सप्लाई माने, ठीक है, दोनों का अपन देखते हैं। अगर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स हो रहा है, पैम्पलेट्स हो रहा है, ब्रोशर्स हो रहा है, एनुअल रिपोर्ट्स, जहाँ पे कंटेंट आप दे रहे हो बाय द पब्लिशर, कंटेंट आप दे रहे हो, मेन जो थिंग है, मेन जो आपका पर्पस है कंटेंट का, वो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। बाकी जो पेपर है, फिजिकल इनपुट्स है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो प्रिंटर वाला भैया है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेन क्या है, वो पेज इंपॉर्टेंट है कि आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, कंटेंट इज प्रिंसिपल, राइट। सो सप्लाई ऑफ कंटेंट इज प्रीडोमिनेंट एंड दैट्स वाई अपन प्रिंसिपल सप्लाई किसको मान रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस को, कंटेंट वाला, ठीक है। अभी सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग एनवलप्स, लेटर कार्ड्स, प्रिंटेड बॉक्स, टिश्यू नैपकिन्स, ये जैसे आप वो टिश्यू पेपर प्रिंट करवाने, मतलब वो दे दिए प्रिंटर वाले को, भैया मेरे को चाहिए बहुत सारे, मेरे रेस्टोरेंट है मुझे चाहिए, तो आप उसमें कंटेंट थोड़ी देखोगे, उसमें तो वो देखोगे ना उसकी क्वालिटी कैसी है ना। तो जहाँ पर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, गुड्स इंपॉर्टेंट है, गुड्स प्रीडोमिनेट करता है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, दैट्स इट। समझ आई बात। फिर इसके बाद थोड़ा सा, पहले ये इंपॉर्टेंट है तो मैं ये बताना चाहती हूँ, उसके नीचे वाले थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सप्लाई ऑफ फूड और बेवरेजेस इन सिनेमा हॉल। देखो, आप सिनेमा, आप मतलब बुक माई शो में टिकट कर रहे हो, टिकट कर ली, साथ साथ में ही आपको अगर वो ऑफर करता है कि फूड बेवरेजेस पॉपकॉर्न ये सब आपको साथ में अगर बुक करना है, तो आपने टिकट के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें भी कर ली, बुक क्लब्ड कर लिया, क्लब्ड, तो जीएसटी किस में लगेगा, एक तो उसको कंपोजिट सप्लाई मानेंगे और चार्जेबल एट द रेट ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमा सर्विस, अगर आप साथ में बुक करते हो तो। लेकिन अगर आप अलग अलग बुक करते हो, अलग अलग एक टिकट ले लिया फिर अलग से खाने का ले लिया, तो उसमें टिकट का अलग चार्ज लगेगा जीएसटी का और आपका खाने पीने का अलग चार्ज लगेगा, ठीक है। टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस इंडिपेंडेंटली, ओके। फिर आता है आपका एक्टिविटी ऑफ बस बॉडी बिल्डिंग, ये जो एज पर दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। फिर आपका आता है रीट्रीडिंग ऑफ टायर्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके टायर जो है वो कार का खराब हो गया, अब वो टायर आपने दिया रिपेयर करने के लिए, ठीक है, टायर आपका है, उसमें सिर्फ उन्होंने रिपेयर किया, पंचर बना दिया, ठीक है। तो टायर अगर आपका है, इफ टायर बिलोंग्स टू द रेसिपिएंट, तो सामने वाले ने आपको क्या प्रोवाइड किया होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया होगा, क्योंकि टायर तो आपका ही है। लेकिन अगर टायर पूरा खराब हो चुका है, आपको सामने वाले से लेना पड़ा, सप्लायर से ही टायर लेना पड़ा, तो सप्लायर बिलोंग्स टू टायर बिलोंग्स टू सप्लायर, तो अपन क्या मानेंगे उसको, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, समझे क्या। फिर आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। आपको पता है कि अगर आपको अच्छी जगह पे, कोई रोड के साइड, क्या बोलना चाहिए, ओवर ब्रिज के पास, कुछ ऐसा लोकेशन में, अच्छी लोकेशन पे आपको अगर आपकी ज़मीन चाहिए, आपका घर वहाँ पे बनवाना है, तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। वहाँ की जो क्या बोलना थी घर होते हैं, ज़मीन होती है, वो ज़्यादा रेट की होती है, ठीक है। तो
if it is collected along with consideration for sale or transfer of residential or commercial properties, इसको अपन क्या बोलेंगे, एज अ कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, जिसमें कंस्ट्रक्शन सर्विस मेन सर्विस मानी जाएगी और प्रेफरेंशियल लोकेशन वाली सर्विस क्या मानी जाएगी, एंसीलरी सर्विस मानी जाएगी. दैट्स इट. ठीक है. अभी एक और आया, ancillary or incidental services provided by GTA in the course of transportation of goods by road such as lodging, loading, unloading, packing, unpacking. ये सारे सर्विसेज भी GTA ने प्रोवाइड किए हैं. ठीक है. इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, कंपोजिट सप्लाई. ठीक है. कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा. इसका मेन काम क्या था, ट्रांसपोर्ट करना, बट ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ लोडिंग, अनलोडिंग, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ये सारी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है. इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, कंपोजिट सप्लाई. द मेथड ऑफ इनवॉइसिंग यूज्ड बाय द GTA विल नॉट जनरली ऑल्टर द नेचर ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विसेज. जो मेथड ऑफ इनवॉइसिंग है वो ऐसा इम्पैक्ट नहीं करेगा, ऑल्टर नहीं करेगा नेचर ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस को, वो वैसा ही रहेगा. लेकिन अगर सर्विसेज सेपरेटली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन के साथ प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, तो अपन इसको नहीं मानेंगे, कंपोजिट सप्लाई नहीं मानेंगे. ध्यान रखना, अगर साथ साथ में प्रोवाइड किया तो कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, अगर सेपरेटली प्रोवाइड किया तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज व्हाट, कंपोजिट सप्लाई. डन विद दिस चैप्टर. ऑल्सो फुल चैप्टर अपना हो चुका है. ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी प्रोविजंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. आई होप कि आपको ये चैप्टर में भी अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया होगा. अब इसके अपन क्वेश्चंस करते हैं तो अपन पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे इस चैप्टर के लिए. ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का पहले मैं एक बार ना कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल से, इसके बाद क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, चलो. एक 5 स्टार होटल है. ठीक है, इज बुक्ड फॉर अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 डेलीगेट्स ऑन अ लम्प सम पैकेज विद द फॉलोइंग फैसिलिटीज. क्या क्या मिल रहा है उनको, अकोमोडेशन फॉर द डेलीगेट्स दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, टी कॉफी ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, एक्सेस टू फिटनेस रूम फॉर द डेलीगेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम, ये सारी चीज़ें. ठीक है. एज इज एविडेंट, अ बुके ऑफ सर्विसेज, इतने सारे सर्विसेज एक साथ दिए जा रहे हैं जिसमें अलग अलग रेट्स लगते हैं जीएसटी के, मतलब टैक्स के, है ना. तो अगर उसमें प्रिंसिपल सर्विस एज अ कन्वेंशन सर्विस माना जाए, कन्वेंशन सर्विस मतलब यही होता है कि सब चीज़, जैसे एक इवेंट मैनेजमेंट की सर्विस समझ लो आप, सब चीज़ ऑर्गेनाइज करके देना, ब्रेकफास्ट, टी, कॉफ़ी एंड देन हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके देना, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन कन्वेंशन सर्विस बोलते हैं. तो प्रिंसिपल सर्विस क्या हुई यहाँ पर, अगर कन्वेंशन सर्विस मानेंगे तो इट इज एबल टू कैप्चर द एंटायर एसेंस ऑफ द पैकेज. ओके, एंड इसलिए प्रिंसिपल सर्विस में बी जज्ड एज व्हाट, कन्वेंशन सर्विस, विच चार्ज्ड टू टैक्स अकॉर्डिंगली. एंड हाउ एवर, चाहे तो वो लोग क्या कर सकते हैं, हर एक सर्विस को इंडिपेंडेंट सर्विस भी मान सकते हैं और उसमें रेस्पेक्टिव टैक्स रेट लगा सकते हैं. बस यही कहा गया. जस्टिफाइबल फॉर द होटल टू चार्ज इंडिविजुअली फॉर द सर्विसेज एज लॉन्ग एज देर इज नो अटेम्प्ट टू ऑफलोड द वैल्यू ऑफ वन सर्विस ऑन टू अनदर दैट इज चार्जेबल एट अ कंसेशनल रेट. दो ऑप्शन है उनके पास, या तो कंपोजिट सप्लाई मानकर क्या करे वो लोग, उसको प्रिंसिपल सप्लाई को क्या माने, कन्वेंशन सर्विस, अदरवाइज इंडिविजुअली भी चार्ज उन लोग कर सकते हैं, सर्विस मान सकते हैं. 9th एग्जाम्पल अगर आप लोग देखोगे तो क्या लिखा है यहाँ पर, रेडीमेड टी शर्ट्स दिया जा रहा है और साथ में इंश्योरेंस भी करवाया जा रहा है ड्यूरिंग द ट्रांजिट. मतलब क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है रेडीमेड टी शर्ट्स का विच इज पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्सेस. उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर है ना, वो क्या कर रहे हैं, इसका इंश्योरेंस भी करवा रखे. तो इस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, इतने सारे जो गुड्स अभी साथ में दिए जा रहे हैं वो एक कंपोजिट सप्लाई है. बट इसमें मेन प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा होगा, ऑब्वियसली रेडीमेड टी शर्ट्स का, मतलब गुड्स का, जो कि प्रिंसिपल सप्लाई है. ठीक है. अभी व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ टेलीविजन सेट, साथ में उसको मैंडेटरी क्या मिल रहा है, वारंटी एंड मेंटेनेंस सर्विस भी मिलता ही है. आप लोग देखोगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सब मिलता है. ये क्या हो गया, आपका कंपोजिट सप्लाई हो गया. और इस एग्जाम्पल में सप्लाई ऑफ टीवी क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा. और जो वारंटी और मेंटेनेंस सर्विसेज है, दीज आर योर एंसिलरी सर्विसेज. उसके बाद ट्रैवल टिकट कराया गया है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, जिसमें फूड भी इंक्लूडेड है. ठीक है, फ्री इंश्योरेंस है. ठीक है, आप एयरपोर्ट लाउंज यूज़ कर सकते हो. बट इस केस में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स है ये आपका मेन सप्लाई रहेगा, बाकी चीज़ें क्या रहेगी, एंसिलरी रहेगी. ये हो गया कंपोजिट. मिक्स्ड में फॉर एग्जांपल आपका पैकेज है कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट, केन्ड फूड्स, आपका कैंड फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट्स, ये सब जो आप सेपरेटली भी ऑब्वियसली क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो. डिपेंडेंट नहीं है ये लोग एक दूसरे के, ये गुड्स.
आप जब लिखोगे ना मिक्स सप्लाई का जो रीजनिंग है, प्रोविजन है, उसमें ये ज़रूर लिखना कि ये सारे जो गुड सर्विसेज है ये सेपरेटली क्या किए जा सकते हैं, सप्लाई किए जा सकते हैं, इन लोग डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इट शेल नॉट बी अ मिक्स सप्लाई, अगर ये अभी तक ये मिक्स सप्लाई है बट एक कंडीशन बता रहा है कि अगर ये सेपरेटली सप्लाई किया गया जिसमें सेपरेट प्राइस चार्ज कर रहे हो तो उसको मिक्स सप्लाई नहीं मानेंगे। मिक्स सप्लाई कब मानेंगे? जब एक पैकेज में एक साथ उसको सप्लाई किया जाए ठीक है। फिर a shopkeeper selling storage water bottles along with refrigerator for a single price, water bottles के साथ साथ वो क्या along with refrigerator सिंगल प्राइस के लिए, तो बॉटल्स एंड रेफ्रिजरेटर वो भी क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंटली बेचा जा सकता है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो अपन इसको क्या मान रहे हैं, अगर ये एक साथ सप्लाई हो रहा है तो मिक्स सप्लाई मान रहे हैं। फिर अ हाउस इज गिवन ऑन रेंट थ्रू अ सिंगल रेंट डीड, वन फ्लोर यूज होगा एज अ रेसिडेंस और दूसरा होगा प्रिंटिंग प्रेस। समझ आई बात? तो दो डिफरेंट पर्पस के लिए, नेचुरली बंडल तो है नहीं है, ठीक है, तो इसको भी अपन क्या मानेंगे, मिक्स सप्लाई मानेंगे। ठीक है बच्चों, ये एक एग्जांपल है, इजी सा, एक बार इसको रीड कर लेना बस। अब आते हैं अपन एक बार स्टडी मैट के टीवाई केस में। देखो क्वेश्चन 1, मेघराज एंड कंपनी विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग। अभी मेरे को एक बार आपको ये बताना है, आप लोग ये बुक में भी अपने जो भी आपके नोट्स है उसमें आप लोग लिख सकते हैं फॉर्मेट। आपको तकलीफ होती होगी अगर कुछ आंसर्स लिखने में नहीं समझ आता होगा किस तरीके से लिखना है आंसर्स, सो देखना जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखो सबसे पहले कुछ होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो काफ़ी कम पूछे जाएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे, बट अगर पूछेंगे तो आपको डायरेक्टली, आपको मान लो पूछा कि स्केड्यूल 1 में क्या दिया हुआ है, स्केड्यूल 1 में क्या दिया है, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया चारों पैरा, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 और पैरा 4, ये चारों पैरा एक्सप्लेन कर दी, जिसमें आपने बताना है कि सप्लाई वैलिड होगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अभी आते हैं अपन कौन से क्वेश्चंस पे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पे ना आपको क्या करना होता है, आपको प्रोविजन, जो लॉ का प्रोविजन है उसको क्वेश्चन के फैक्ट के साथ लिंक करके कंक्लूजन देना होता है, राइट, यही करना होता है। तो आप यही सीक्वेंस फॉलो करना, आप प्रोविजन लिखना पहले, तो जो जिस भी बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका प्रोविजन लिखना लॉ की लैंग्वेज में, फिर आपको बताना पड़ेगा एज पर दी अबव प्रोविजन इस फैक्ट में ये गिवन है, ठीक है, और हम कंक्लूजन दे रहे हैं कि अगर ये सप्लाई है कि नहीं, जो भी क्वेश्चन में पूछा है, अगर आगे अपन डिस्कस करते हैं। तो ये है अपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पॉइंटर्स वाले, इंडिपेंडेंट केस के आपको आंसर्स देने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बताना रहेगा, टेल मी दैट वेदर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस आर सप्लाई और नॉट, तो आपको बताना है, पहला का आंसर दे देना, फिर दूसरे का आंसर दे देना, फिर तीसरे का आंसर दे देना। और ध्यान रखना, अगर मान लो ये जो क्वेश्चन है, मान लो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर है, ठीक है, एग्जाम्पल इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर है, तो आप क्या करो, सबसे पहले जब आंसर स्टार्ट करते हो ना, आप प्रोविजन लिख लो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, कंसिडरेशन के साथ होगा तो क्या होगा और विदाउट कंसिडरेशन होगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ही एक बार प्रोविजन लिख दिया ना आपने, फिर आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं है, यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है बड़ा बड़ा। समझ आई बात? तो 3 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, आपको उस तरीके से टैकल करना है, ठीक है। चलो, मेघराज कंपनी है विशेस टू कमेंस द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट्स विद इन पंजाब, पंजाब में ही वो सप्लाई करना चाहता है, साथ ही साथ पंजाब के साथ दिल्ली एंड हरियाणा में। आपको बताना है कि इसमें टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, टैक्सेबल इवेंट मैंने आपको समझा चुका है क्या होता है, जीएसटी का सप्लाई, ठीक है। और आपको बताना है सीजीएसटी लगेगा कि एसजीएसटी, यूटीजीएसटी की आईजीएसटी लगेगा। तो टैक्सेबल इवेंट जो है वो सप्लाई है ऑफ गुड्स और सर्विस आर बोथ मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा इंटर स्टेट वालों के लिए, और आईजीएसटी लगेगा इंटर स्टेट सप्लाईज के लिए। समझ आई बात? ठीक है। अब आते हैं अपन सेकेंड क्वेश्चन में। दामोदर प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक है, प्लानिंग टू ट्रांसफर सम गुड्स टू इट्स ब्रांच, जो कहाँ रजिस्टर्ड है, वेस्ट बंगाल में, बिना किसी कंसिडरेशन के। जैसे ही पढ़ोगे आप विदाउट एनी कंसिडरेशन है, दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि ये किसका है, स्केड्यूल नंबर 1 का, वो 4 पैरा ध्यान में आने चाहिए। अगर ये विदाउट कंसिडरेशन है और उन 4 पैरा में से किसी एक में ये फॉल कर रहा है,
तो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन हुआ ना, ये वेस्ट बंगाल में भी रजिस्टर्ड है और दिल्ली में भी रजिस्टर्ड है। ठीक है, अलग अलग जगह रजिस्टर्ड है, सेम पैन है, उसी की ब्रांच है क्योंकि, तो ये क्या माना जाएगा, डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, बिना कंसिडरेशन के। तो कंपनी को ऐसा लगता है कि ये जो है ना ये सप्लाई नहीं है। आप बताओ सप्लाई है कि नहीं है। एज पर शेड्यूल 1 रीड विथ सेक्शन 7(1)(c) सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, है ना। डिस्टिंक्ट पर्सन, जब बिजनेस पर्पस के लिए आप ये सप्लाई करते हो तो बिना कंसिडरेशन के भी इसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, ये क्या लिख दिया आपने, प्रोविजन लिख दिया। अब आपने केस बता दिया कि इन द गिवन केस, क्योंकि दामोदर प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी ब्रांच, मतलब वो दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसलिए उनके बीच का सप्लाई भी क्या माना जाएगा, डीम सप्लाई माना जाएगा। समझ आया बात? ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, शेड्यूल 1 में क्या क्या चीज़ें गिवन है तो आपको बताने, तो पैरा 1 2 3 4 आपने एक्सप्लेन कर दिया बस। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करता है। क्या ये सही है क्या? नहीं, आपको भी पता है कंपोजिट सप्लाई में क्या आता है, किसका मानते हैं, क्या ट्रीट करता है, एज अ प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, जो प्रिंसिपल सप्लाई होता है वो ट्रीट किया जाता है। ओके, मिक्स सप्लाई में होता है हाईएस्ट रेट वाला। ठीक है, अभी देखो ये इंडिपेंडेंट केस वाले, क्या बताना है आपको कि क्या ये सप्लाई है क्या, अंडर सेक्शन 7 रेड विथ शेड्यूल 1, पूरा डॉट, पूरा फुल स्टॉप तक आपको क्या पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। क्या लिखा है, अंडर सेक्शन 7 रेड विथ शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल 1 में 4 पैरा है, क्या उस 4 पैरा में ये फॉल करते हैं, और अगर फॉल करते हैं तो सप्लाई है कि नहीं है। ठीक है, देखो सुलेखा मैन्युफैक्चरर्स, दिल्ली में फैक्ट्री है उसकी, और डिपोट है कहाँ पर, मुंबई में। दोनों ही ये एस्टैब्लिशमेंट्स जो है ना वो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, मतलब ये क्या होंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन होंगे। ठीक है, अभी फिनिश्ड गुड्स जो है ना वो दिल्ली की फैक्ट्री से मुंबई डिपोट तक भेजा गया, सेंड किया गया विदाउट कंसिडरेशन। अब आपको बताना है कि सप्लाई है कि नहीं है। फिर से वही लिखना है आपको, पहले बता देना कि कब सप्लाई माना जाता है, सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन अगर बिजनेस पर्पस के लिए किया गया है, बिटवीन होम, बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में किया गया है तो माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे तक आपने प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने बता दिया कि फैक्ट्री और डिपोट जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, इसलिए इनके बीच का सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिर रमन एक आर्किटेक्ट है, कहाँ का, चेन्नई का, उसका ब्रदर सेटल्ड है लंदन में, वेल नोन लॉयर है। आप बताओ क्या ब्रदर फैमिली की डेफिनेशन में फॉल करता है क्या? फैमिली की डेफिनेशन में फॉल कब करेगा, जब ब्रदर इंडिपेंडेंट नहीं होगा, फुल्ली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर ब्रदर सेटल्ड है, वर्ड ही सेटल्ड लिखा है, वेल नोन लॉयर है, तो अपना बढ़िया, तो अपना चल रहा है उसका काम धाम, है ना। अब रमन ने क्या किया, उससे लीगल एडवाइस ली बिना कंसिडरेशन के, फ्री ऑफ कॉस्ट, फैमिली डिस्प्यूट। ओके, देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, रिलेटेड पर्सन तो ये है नहीं। ठीक है, और अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो आपको भी पता है कि बिजनेस पर्पस होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, नाउ वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ इन द अबव केस रमन हैज टेकन द एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस यूनिट इन चेन्नई। आपको बताना है कि अगर रमन ने ये जो एडवाइस है वो अपने बिजनेस के लिए अगर ली होती तो क्या ये सप्लाई होता। कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ पर्सनल नहीं, बिजनेस के लिए तो सप्लाई होता ही। ध्यान से देखना, सिर्फ इसने बोला है कि बिजनेस पर्पस के लिए लेगा, बट वो जो उसका भाई है वो तो सेटल्ड है ना, वो तो रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो भी इसका आंसर सेम ही रहेगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। समझ आई बात? देखो कैसे एक्सप्लेन करना है इसको। आपको पहले आपको बताना है शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है, फिर आपको बताना है रिलेटेड पर्सन में फैमिली में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन इंक्लूड होता है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ये सब जब होली मेनली डिपेंडेंट होंगे तभी। ठीक है, ये प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाओ कंक्लूजन, मतलब फैक्ट्स और कंक्लूजन बता दो कि रमन ने फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विस ली थी, बट इन दोनों भाई को अपन रिलेटेड नहीं मानेंगे क्योंकि वो डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है और ये पर्सनल पर्पस के लिए लिया था, तो इसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, और सेकेंड वो जो बोला था कि अगर बिजनेस पर्पस के लिए लिया तो फिर भी सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है। इजी, वेरी नाइस। ये आपका होमवर्क रहने वाला है, क्लास के बाद तुरंत इसको एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो। नाउ गुड्स सप्लाइड ऑन हायर परचेज बेसिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। बताओ
सही है क्या ये? बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया था कि हायर परचेस में क्या होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे होती है तब मानेंगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, और तब मानेंगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स है। ठीक है, फ्यूचर डेट में होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7 और नॉट। क्या बोल रहा है कि मिस श्रीमती कौशिक ने क्या किया है, इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज लिया है अपने घर के लिए जो बैंड्रा में है। ठीक है, किससे लिया है? सिडनी में उसका मतलब कोई है मिस्टर राकेल, ऑस्ट्रेलिया में जो रहता है। ठीक है, ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, नाउ द अमाउंट पेड फॉर द सेड सर्विसेज 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, $5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करेगी वो। आपको भी पता है कंसिडरेशन अगर इन्वॉल्व है तो चाहे पर्सनल पर्पस हो चाहे बिजनेस पर्पस हो, सप्लाई माना जाएगा क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है ना। तो देखो, सप्लाई में इंक्लूड होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, भले ही वो बिजनेस पर्पस के लिए ना हो, इसीलिए उसको क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। समझ आया? आप लोगों को आता सब है, एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर होता है। मैंने आपको पहले पूरा चैप्टर एक्सप्लेन मतलब पूरा रिवाइज कराया। ठीक है, मैं चाहती तो एकदम ऐसे फटाफट निकाल सकती थी, क्योंकि अपना बैच क्या है, एक्सप्रेस बैच है, जहाँ पे क्विक ओवरव्यू है, बट ओवरव्यू भी मैंने बहुत अच्छे से दिया। ठीक है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन अपन अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर पेपर के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड अपना जो टारगेट है 45 प्लस का, वो भी अचीव करना है। ठीक है, चलो उसके बाद बी, मिस श्रीनीति कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंस। ये भी अपने घर के लिए ले रही है। किससे ले रही है ये ध्यान देना, ब्रदर से। अभी जो ब्रदर है ना, ये होली डिपेंडेंट है, मतलब रिलेटेड पर्सन होगा क्या? यस होगा। कोई भी कंसिडरेशन नहीं पे किया है चलेगा, रिलेटेड पर्सन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है, कंसिडरेशन पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये किस में फॉल कर जाएगा, पैरा नंबर 4 में, स्केड्यूल 1 के। सिंपल। ये देखो, ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रेड विथ स्केड्यूल 1। पहले बता दिया पूरा प्रोविजन, फिर आपने केस एक्सप्लेन कर दिया। और ध्यान देना, जब भी आप एग्जाम में लिखोगे तो लास्ट का कंक्लूजन ऐसे हाईलाइट या फिर अंडरलाइन कर देना। हाईलाइट तो नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, बस ऐसे अंडरलाइन कर देना कि सप्लाई है, सप्लाई नहीं है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सी, will your answer change if in the above case, if Miss Sriniti has taken interior decoration services with regard to her business premises and not her residence? बताओ, क्या आपका आंसर चेंज होगा क्या? किसमें? इन अबव केस अगर मिस श्रीनीति ने, एक सेकेंड, बी क्या था? ओके, लिसन, माई बैड। यहाँ पे भले वो रिलेटेड पर्सन है, बट उसके रेसिडेंस के लिए लिया ना, यहाँ पे तो वो पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है। और जहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन की बात आती है, आपको भी पता है विदाउट कंसिडरेशन में मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप सर्विस लेते हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस लेते हो, तो वो क्या माना जाएगा, सप्लाई। ठीक है, यस, होली डिपेंडेंट है, डिड नॉट पे कंसिडरेशन। तो आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल पर्पस है, इट इज़ नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, सॉरी, हाँ वो थोड़ा सा शायद मिस हो गया था, बट हाँ समझ गए ना, अब ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो, will your answer change if in the above case if Miss Sriniti has taken interior decoration service with regard to her business premises and not her residence? तब जाके उसको सप्लाई मानेंगे। अगर बिजनेस पर्पस के लिए है, ब्रदर से ले रही है, जो ब्रदर उसका डिपेंडेंट है, तो उसको अपन क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7 रेड विथ स्केड्यूल नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ आया होगा इतना अच्छे से। चलो, कम टू क्वेश्चन नंबर 10। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स ने फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेचे हैं किसको, अकबर रिटेल स्टोर को। रेफ्रिजरेटर दिया, स्टेबलाइजर दिया, एलईडी टेलीविजन, स्प्लिट एयर कंडीशनर, स्टेबलाइजर फॉर एयर कंडीशनर, ये सारी चीज़ें थी जिसके रेट देखो अलग अलग है जीएसटी के। ठीक है, अभी यहाँ पर दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स ने ना सिंगल इन्वॉइस इशू किया है, जिसमें हर एक आइटम का प्राइस अलग अलग मेंशन है सेपरेटली। ठीक है, बट सेम इन्वॉइस में। अकबर रिटेल स्टोर ने सिंगल चेक दे दिया 1 लाख रुपए का सारे आइटम्स के लिए एज अ कंपोजिट डिस्काउंटेड प्राइस।
अब आपको बताना है कि किस टाइप का ये सप्लाई है और आपको बताना है रेट क्या रहेगा। तो मैंने आपको समझाया था, एक तो कंपोजिट सप्लाई बताया था, एक तो मिक्स सप्लाई बताया था, और बाद में बताया था वो डीमार्ट वाला एग्जाम्पल जिसमें एक ही इनवॉइस रहता है भले, बट रेट ऑफ जीएसटी और सेपरेटली प्राइस चार्ज किया जाता है टोटल, ऐसा। ठीक है, तो इसको अपन ना मिक्स्ड मानेंगे ना ही कंपोजिट मानेंगे। देखो इन द गिवन केस ये नेचुरली बंडल्ड है क्या, सबसे पहली बात, क्या ये कंपोजिट सप्लाई है क्या, नहीं है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज नॉट चार्ज सिंगल प्राइस, चार्ज नहीं किया, उसने एक ही इनवॉइस में अलग अलग सेपरेट चार्ज किया, देखो सेपरेटली, ठीक है, सिंगल इनवॉइस में, इसलिए मिक्स सप्लाई भी नहीं है। तो ये हुआ सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स जिसका टैक्सेबिलिटी उनके रेस्पेक्टिव रेट्स में हो रही है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पर जो है आपका मिक्स सप्लाई का दिया हुआ है 20,000 पैकेजेस है, 30 ईच टू मुखीजा गिफ्ट शॉप, एंड ईच पैकेज कंसिस्ट ऑफ 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट जूस एंड अ पैकेट ऑफ टॉय बलून्स। आपको बताना है कि डिटरमाइन द रेट ऑफ जीएसटी जो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बता देंगे। चॉकलेट का 18%, 12% जूस बॉटल्स का और टॉय बलून्स का 5%। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले आपको मिक्स सप्लाई का डेफिनेशन बताना है। मैंने बताया था 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कंजंक्शन विथ ईच अदर बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस, जहाँ पे सप्लाई क्या कंपोजिट सप्लाई है क्या, नहीं है। ठीक है, इतना आपने बता दिया। अभी पैकेज कंटेनिंग चॉकलेट, फ्रूट जूस एंड पैकेट ऑफ टॉय बलून्स, इसको अपन मिक्स सप्लाई मानेंगे। ठीक है, कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, अलग अलग भी बेचा जा सकता है, ये डिपेंडेंट है क्या एक दूसरे के ऊपर, नहीं। यहाँ तक तो आपने प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मिक्स सप्लाई में कौन से प्रोडक्ट का अपन सप्लाई मानेंगे, तो उस आइटम का, उस पर्टिकुलर सप्लाई का जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगता है। ठीक है, तो गिवन केस में क्या दिया हुआ है, सप्लाई ऑफ पैकेज इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ चॉकलेट्स, क्योंकि उसमें क्या लगता है सर, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगता है, इसलिए रेट ऑफ जीएसटी कितना रहेगा, 20,000 पैकेज इंटू 30 रुपये ईच, 6 लाख का 18%। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कहाँ का रजिस्टर्ड है, वो हरियाणा का रजिस्टर्ड है। ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है, मेंटेनेंस रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करता है, किसके लिए, फॉर हेवी स्टील मशीनरी। अच्छा, रिपेयर वर्क कैरी करने के लिए गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, उसके जो कंटेनर ट्रक्स है ना, जिसमें रिपेयर इक्विपमेंट्स, कंज्यूमेबल टूल, ये सब भरा हुआ था, एंड वो ट्रक उसको भेजा गया हरियाणा वर्कशॉप से लेकर किधर, रिपेयरिंग सेंटर, जो कहाँ लोकेटेड है, अदर स्टेट अक्रॉस इंडिया। ठीक है, जहाँ पे क्लाइंट की मशीनरी लाई जाती है और वहाँ पे रिपेयर की जाती है। आपको बताना है लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी, ये भी मैंने आपको बताया था, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेयंस। ठीक है, बिटवीन हुम, बिटवीन द डिस्टिंक्ट पर्सन, वो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया सर्कुलर के थ्रू कि उसको ना ही अपन सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। ठीक है, इसलिए उसमें आईजीएसटी लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ठीक है, दस इन द गिवन केस इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ ट्रक्स फ्रॉम द वर्कशॉप ऑफ गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हरियाणा में है, बाकी उसकी रिटेल्स सॉरी रिपेयर सेंटर्स तक जो भेजे जा रहे हैं, ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये भी ईजी। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले, ध्यान रखना। ठीक है, जो आप पढ़ोगे, जो आप जितने तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका प्रैक्टिस उतना अच्छा होगा और कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छे से बिल्ड होगा। ठीक, अब सरवन्ना एंड सन्स विशेष टू स्टार्ट सप्लाइंग एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसमें उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, एल्कोहलिक लीकर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो किससे लिया गया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से दिया गया है। तो अब आपको बताना है कि क्या इसको सप्लाई मानेंगे क्या, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि इट इज़ नाइदर अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर अ सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि वो जो लाइसेंस है, ग्रांट अगेंस्ट अ कंसिडरेशन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फी। ठीक है, एंड इन द गिवन केस जो ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लीकर है बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द सर्क्यूलर। ठीक है, बाय नोटिफिकेशन। ओके, चलो अब आते हैं अपन आरटीपी एमटीपी वाले सेक्शन में ऑफ सप्लाई चैप्टर। इसमें मैंने पूरे चैप्टर में आपके लिए एलडीआर क्वेश्चंस भी मार्क कर दिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग रिवीजन के टाइम थोड़ा ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देना। ठीक है, आपका सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन जब भी होगा, आप सिर्फ ये एलडीआर क्वेश्चन करोगे तो भी इनफ है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर शुभ डायरेक्टर है स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का, जिसने क्या किया है, सर्विस प्रोवाइड किया है कंपनी को फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1,25,000।
आपको क्या करना है, आंसर करना है कि क्या इसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस में। तो पहला केस है कि जो शुभ है, अगर ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता, स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉय नहीं बोल रहा है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता, तो क्या इसमें जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आती कि नहीं आती? आप लोग बताइए, बताओ। मैंने आपको सिखाया था स्केड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट, मतलब ना ही वो गुड्स का सप्लाई है ना ही वो सर्विस का सप्लाई है, जिसमें पहला पैरा किसके लिए था, अगर एम्प्लॉई कोई सर्विस प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर को, ठीक है, तो वो आउट ऑफ जीएसटी, मतलब वो स्केड्यूल 3 में फॉल करता है। लेकिन यहाँ पे तो ये एम्प्लॉई है ही नहीं, समझ गए? तो आपको एक्सप्लेन करना है पहले तो प्रोविजन। क्या प्रोविजन एक्सप्लेन करोगे कि एज पर पैरा 1 ऑफ स्केड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स होता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, ठीक है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, जो कि एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, तो वो आउटसाइड द स्कोप ऑफ स्केड्यूल 3 रहेगा एंड इसलिए वो क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो सच रेम्युनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। क्योंकि एक प्रैक्टिस बैच में एज्यूम करती हूँ कि आपको आरसीएम के भी कुछ प्रोविजंस आते होंगे, जिसमें क्या था कि अगर डायरेक्टर कोई सर्विस प्रोवाइड करता है कंपनी को, तो उस केस में आरसीएम में कंपनी क्या करती है सर, कंपनी क्या करती है, रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करती है। तो रेम्युनरेशन इज पेड टू द डायरेक्टर्स इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी ऑन द रिवर्स चार्ज बेसिस, क्योंकि रेसिपिएंट कौन है इस केस में, कंपनी है, ठीक है। चलो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, मिस्टर शुभ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कि एम्प्लॉई है किसका, स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का, और इसमें से ध्यान देना कि 1,25,000 टोटल में से 60,000 जो है ना वो कंपनी की बुक्स में एज अ सैलरी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, एंड उसमें टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 192। लेकिन 65,000 जो है वो सेपरेटली डिक्लेयर किया गया है अदर देन सैलरीज, ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू टीडीएस, जिसमें 194 का लगता है एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज उसको माना गया है। तो आपको बताना है कि इसमें जीएसटी की क्या टैक्सेबिलिटी रहने वाली है। तो आपको इसमें समझाना पड़ेगा कि देखो, जो डायरेक्टर रेम्युनरेशन का पार्ट है जो एज अ सैलरी डिक्लेयर किया गया है, तो अगर वो एज अ सैलरी डिक्लेयर किया गया है तो वो स्केड्यूल 3 में फॉल करेगा, इज नॉट टैक्सेबल, है ना, और वो स्केड्यूल 3 में फॉल करेगा। प्लस जो पार्ट ऑफ एम्प्लॉई डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन का है और वो डिक्लेयर किया गया है सेपरेटली अदर देन सैलरीज, ठीक है, तो वो आपका आउटसाइड हो जाएगा स्केड्यूल 3 के, क्योंकि वो सैलरी डिक्लेयर नहीं किया गया। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के रिलेशन में जो एम्प्लॉयर फिर जो उसको पेमेंट करता है, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो किसी भी परक्विजाइट्स के फॉर्म में हो, तो वो आपका क्या रहता है, आउट ऑफ जीएसटी रहता है। बट ध्यान देना, अदर देन सैलरी कुछ पेमेंट हो रहा है एज अ प्रोफेशनल फीस, उसको पेमेंट हो रहा है, कंपनी डायरेक्टर को जो पेमेंट कर रही है वो आपका जो है क्या बोलते हैं जीएसटी में उसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी। समझ आई बात? तो देखो, जितना पोर्शन सैलरी डिक्लेयर किया गया है वो आपका जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा और उसको स्केड्यूल 3 में वो फॉल होगा। लेकिन जो 65,000 है अदर देन सैलरी जो डिक्लेयर किया गया है वो आपका आउटसाइड द स्कोप ऑफ स्केड्यूल 3 रहेगा, ठीक है, और इसलिए वो टैक्सेबल भी हो जाएगा। और टैक्सेबल कैसे होगा, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, मतलब जो आपका डायरेक्टर की सर्विस होती है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्सेबल होगी, जहाँ पे वो स्टार कंपनी प्राइवेट लिमिटेड टैक्स का पेमेंट करेगी। आई बात समझ में बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2, साहेब सेल्स एक एयर कंडीशनर डीलर है, कहाँ पर, जनकपुरी में, दिल्ली, एंड उसको क्या चाहिए, 4 एयर कंडीशनर चाहिए उसके घर के लिए, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस सफदरजंग एनक्लेव में, ठीक है। तो अब ये खुद ही एयर कंडीशनर डीलर है, तो इसने क्या किया, अपने जो भी शॉप से क्या किया होगा, 4 एयर कंडीशनर जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया होगा, जिसमें उसने ऑलरेडी आईटीसी अवेल कर रखा है, ठीक है, फ्रॉम इट स्टॉक फॉर द सेड पर्पस। आपको एग्जामिन करना है कि क्या इसको अपन सप्लाई मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा जो है वो एयर कंडीशनर डीलर है और घर अभी नया नया बना है, तो 4 एयर कंडीशनर्स चाहिए, तो पापा ने क्या किया, शॉप से 4 एयर कंडीशनर ट्रांसफ़र करवा लिए, कहाँ पर, घर पे, और इन एयर कंडीशनर पे पापा ने ऑलरेडी आईटीसी अवेल कर रखा था। तो आपको बताना है कि क्या ये सप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा।
याद करना, जहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता वो सप्लाई नहीं होता। एक्सेप्शन में वो 4 पैराज है, पैरा 1, 2, 3, 4। तो पैरा 1 क्या बात करता है, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, जिसमें आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड, और पर्पस क्या होना चाहिए, ऑन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वो बिजनेस करता था, ठीक है, और उसके लिए उधर उसने आईटीसी भी अवेल कर लिया। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सप्लाई कब माना जाएगा, जब सप्लाई गुड्स और सर्विस का होगा, कंसिडरेशन के लिए होगा, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होगा। लेकिन फर्दर स्केड्यूल में ये लिखा है कि फर्दर स्केड्यूल में ये लिखा है कि विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जा सकता है। उसमें से एक एक्टिविटी है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, जिसमें आईटीसी अवेल कर रखा है, ठीक है, तो उसको अपन सप्लाई मानेंगे। तो ये आपने प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया, फिर आपने जो क्वेश्चन में पूछा था वो एक्सप्लेन किया कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एयर कंडीशनर बाय साहेब सेल फ्रॉम इट्स स्टॉक फॉर पर्सनल यूज एज इट्स रेसिडेंस दो विदाउट कंसिडरेशन वुड अमाउंट टू सप्लाई, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फर्दर अ जनकपुरी रेसिडेंट आकाश अप्रोच्ड साहेब सेल्स, उसने साहेब सेल को अप्रोच किया। आकाश किसके पास गया, साहेब सेल के पास, और आकाश ने साहेब सेल्स को क्या सोल्ड किया, एयर कंडीशनर सोल्ड किया 5,000 रुपये में। ओके, अब यहाँ पर आकाश ने जो एयर कंडीशनर था वो 6 महीने पहले खरीदा था उसके घर के लिए। क्या आकाश का बिजनेस है क्या एयर कंडीशनर बेचने का, वो डीलर है क्या एसी का, नहीं। उसने अपने घर के लिए 6 महीने पहले एयर कंडीशनर खरीदा था, और 6 महीने बाद उसने साहेब सेल्स को अप्रोच किया और घर का जो एसी था उसको बेच दिया 5,000 रुपये में। नाउ यू हैव टू टेल मी दैट वेदर दिस सेल बाय आकाश टू साहेब अमाउंट्स टू सप्लाई और नॉट। तो दिमाग लगाना कि आकाश का कोई धंधा तो है नहीं, राइट, आकाश का कोई धंधा तो है नहीं, तो पर्सनल पर्पस का था, राइट, तो इसको अपन सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है। देखो, ऑल्दो इट इज मेड फॉर कंसिडरेशन बट इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस एंड देयरफॉर इट इज नॉट क्वालिफाइड एज सप्लाई, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको एक बार आप रीड कर लेना, आप लोग खुद ही इसका आंसर अपने से बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। आपको बताना है कि ये चीज़ें सप्लाई मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी। इंपॉर्टेंट है डोनेशन वाला, जो मैंने आपको क्लैरिफिकेशन बताया था चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वाला, क्या था कि ग्लोरी लिमिटेड है एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। जो सेवा ट्रस्ट है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, अप्रोच किया ग्लोरी लिमिटेड को कि प्लीज़ हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दो हमारी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए। तो ग्लोरी लिमिटेड ने क्या किया, 2 लाख रुपए डोनेट कर दिए सेवा ट्रस्ट को। कंडीशन रखी कि जो सेवा ट्रस्ट है वो ग्लोरी लिमिटेड का जो होर्डिंग है वो सामने प्रीमाइसेस पे डिस्प्ले करेगी, जो भी वो ग्लोरी लिमिटेड प्रोडक्ट्स सोल्ड करती है उसका एज अ प्रमोशन जैसा, एडवर्टीजमेंट जैसा। आपको बताना है कि सप्लाई है कि नहीं है। मैंने आपको सिखाया था कि अगर सामने वाला रेसिपिएंट जो है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि एडवर्टीजमेंट करना, होर्डिंग लगाना, प्रमोशन करना, उस केस में ये कोई सेवा नहीं हुई ना, ठीक है, ये कोई डोनेशन जैसा नहीं मानेंगे, इसको अपन एज अ कंसिडरेशन मानेंगे और इट विल अमाउंट टू सप्लाई। समझ आई बात, है ना। देखो क्या लिखा है, एन एक्टिविटी क्वालिफाइज एज सप्लाई ओनली इफ इट इज फॉर कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एंड अगर डोनेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करता है उसको अपन कंसिडरेशन तभी मानेंगे जब रेसिपिएंट के पार्ट में ऑब्लिगेशन होगा कुछ करके दिखाने का, ठीक है। सिंस इन द गिवन केस, यहाँ तक अपने प्रोविजन एक्सप्लेन किया। गिवन केस को एक्सप्लेन करोगे कि डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय डोनर, जो कौन था डोनर, ग्लोरी लिमिटेड, आपको वो डिस्प्ले करना रहेगा सेवा ट्रस्ट को चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमाइसेस में, एम एट एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ऑफ इट्स बिजनेस, एंड इसलिए इसको अपन कंसिडरेशन मानेंगे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड इसीलिए इट विल क्वालिफाइज एज अ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ, ठीक है। फिर आते अपन, मिस्टर स्वामी ऑफ चेन्नई इज वर्किंग एज अ मैनेजर विथ एबीसी बैंक। ओके, एबीसी बैंक के साथ ये जो मिस्टर स्वामी है वो काम करता है, ठीक है। ही कंसल्टेड मिस्टर्स जैकॉब्स एंड कंपनी ऑफ लंडन, उसने कंसल्टेशन दिया एंड एडवाइस लिया फॉर बाइंग अ रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई एंड पेड देम कंसल्टेंसी फी ऑफ 200 UK पाउंड फॉर दिस इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। तो आपको इसमें ये बताना है कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है, इंक्लूड्स में 7(1)(b में आ जाएगा ये इम्पोर्ट ऑफ सर्विस।
फिर मैंने इसमें बताया था कि अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है तो ये चेक करने का ज़रूरत नहीं है कि बिजनेस पर्पस के लिए है कि पर्सनल पर्पस के लिए है, किसी में भी चलेगा। कंसिडरेशन इन्वॉल्व है ना, तो अपन इसको क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। आई बात समझ में? तो importation of service for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. Thus in the given case, import of service by Mr. Swami amounts to supply although it is not in the course or furtherance of business. चलो, इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, एक्सप्लेन द कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। पहले आपको एक्सप्लेन करना है तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने दोनों का डेफिनेशन अच्छे से आप लोगों को समझा चुका है। अब आगे लिखा है कि अगर कोई ट्रेडर लॉन्च करता है पैकेज सेल्स फॉर मैरिज जिसमें कंटेन है एक डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वुडन वार्डरोब सिंगल रेट में एट अ सिंगल रेट, लेकिन बाद में क्या लिखा है, ही इज इशूइंग इनवॉइस शोइंग वैल्यू ऑफ ईच गुड्स सेपरेटली। एक इनवॉइस में हर एक गुड्स की वैल्यू अलग अलग शो की गई थी, ठीक है, सिंगल रेट में। तो क्या ये मिक्स सप्लाई है कि क्या ये कंपोजिट सप्लाई है? इसके लिए दो व्यूज हो सकते हैं। पहला व्यू ये कि अगर आप एक इनवॉइस में भले सेपरेटली शो करें तो ये तो वो डीमार्ट जैसा हो गया ना, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो ये इंडिविजुअल सप्लाई हो गया, सिंगल अपने अपने सेपरेट प्राइजेस में। तो देखो क्या लिखा है कि आइटम सच एज डबल बेड, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वुडन वार्डरोब आर नॉट naturally bundled. Also invoice for the supply shows separate value for each item, that is package is not supplied for a single price, वो separate अपना show कर रहा है, and therefore it will neither constitute as a composite supply nor a mixed supply, and thus various items of the package will be treated as supplied individually. बट आप नोट लिख कर आ जाना कि अगर हम इस सिंगल रेट को सिंगल प्राइस मानते हैं तो आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हो, कंपोजिट की मिक्स्ड? कंपोजिट नहीं होगा। नेचुरली बंडल्ड है क्या ये? नहीं, बट अपन इसको क्या मान सकते हैं, एज अ मिक्स्ड सप्लाई मान सकते हैं। तो आप नीचे छोटा सा नोट लिखकर आ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ, डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर्स हेल्ड इन अ सब्सिडियरी कंपनी बाय अ होल्डिंग कंपनी। सबसे पहले फॉर्मेट यही होना चाहिए, आपको प्रोविजन लिखना है, फिर फैक्ट्स और कंक्लूजन बताना है, ठीक है। तो प्रोविजन में आप इसमें क्या लिखोगे, क्या शेयर्स गुड्स और अपने सर्विस की डेफिनेशन में आता है क्या? नहीं आता तो आपको लिख देना है कि क्लैरिफाई किया गया है कि सिक्योरिटीज जो होते हैं ना ही गुड्स है ना ही सर्विसेज है, दोनों की डेफिनेशन से उसको बाहर कर दिया गया है। फर्दर सिक्योरिटीज इंक्लूड्स शेयर्स, ठीक है, तो अपने को पता है। दिस इंप्लाइज दैट जो भी सिक्योरिटी होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है सब्सिडरी कंपनी में, ना तो वो गुड्स है ना ही वो सर्विस है, ठीक है, उसका परचेज सेल ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो आपको बता देना है, क्या बता देना है कि एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अ होल्डिंग कंपनी टू द सेड सब्सिडरी कंपनी एंड कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर जीएसटी। ये आपने बता दिया कि इट कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर जीएसटी। समझ गए बच्चों? ठीक है, दिस विल बी योर होमवर्क। कुछ तो होमवर्क करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ। इजी है इसलिए मैंने होमवर्क दिया है, जो अपन ने ऑलरेडी चीज़ें कर रखी है, ठीक है, ओके। और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये मैंने ऑलरेडी ये पहले वाले स्टडी मैट के TY के इसमें करा चुका है, ठीक है। एंड दिस विल ऑल्सो बी योर होमवर्क। मैम बोली कितना सारा होमवर्क, 3 क्वेश्चन सिर्फ होमवर्क दे रही हूँ मैं, बाकी सब तो मैंने करा दिए, ठीक है, डन। सप्लाई चैप्टर डन हो चुका है अलॉन्ग विथ व्हाट ऑल द क्वेश्चंस एंड ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। सो आई होप सो कि आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर मेरे साथ साथ अच्छे से हो चुका है। आगे अपन प्रोसीड करते हैं थर्ड चैप्टर से, ठीक है। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो पे, प्लीज़ रिवाइज करके आना और होमवर्क करके आना। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।